हेलो एवरीवन। आज हम करने जा रहे हैं 4 मैगजीन्स एक ही वीडियो में, पर टॉपिक एक रहेगा इन सबका, जो है नेशनल न्यूज़, पॉलिटी, गवर्नेंस और पॉलिसीज से रिलेटेड है। 4 मैगजीन्स कौन कौन सी हैं? पहली होगी हमारी प्रतियोगिता दर्पण। ठीक है, प्रतियोगिता दर्पण ऑल टाइम एवरग्रीन मैगजीन है, इसलिए हमने इसका जून एडिशन लिया है और बाकी सारी मैगजीन्स का मई एडिशन लिया है। नेक्स्ट इसके बाद है जीके टुडे, इसको हमने वेबसाइट से ही कवर किया है। और उसके बाद है दृष्टि एंड विजन आईएएस का मई एडिशन। ठीक है, तो इसका मई एडिशन हमने किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नेशनल न्यूज़, पॉलिटी, गवर्नेंस एंड पॉलिसीज के बारे में। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा रहेगा, बट इसमें विद ट्रिक्स मैं आपको पूरी चीज़ें कवर करवा दूंगी और इसके बाद आपको कोई भी इशू नहीं रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम नेशन दिस मंथ से। अब नेशन दिस मंथ में सबसे पहली न्यूज़ आती है रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सुपरवाइजरी कमेटी फॉर द मुल्ला पेरियार डैम बाय द ऑर्डर ऑफ सुप्रीम कोर्ट। हम सबसे पहले ये देखेंगे कि मुल्ला पेरियार डैम कहाँ पे है, ठीक है, और ये सुपरवाइजरी कमेटी किस बारे में बात करती है। अब देखो, ये है मुल्ला पेरियार डैम और ये कहाँ पे स्टेट है, ये केरला में है। ठीक है, और ये कौन से रिवर में है, पेरियार रिवर में है। ठीक है, तो इतना आपको याद रखना है। और ये जो डिस्प्यूट है ये 2 स्टेट्स के बीच में है। ये क्या डिस्प्यूट है, तमिलनाडु एंड केरला के बीच में। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या ऑर्डर किया है कि ये जो दो स्टेट्स हैं, ठीक है, उनके बीच में एक सुपरवाइजरी कमेटी आएगी। किस चीज़ से रिलेटेड, ताकि ये लोग एक पैनल बना सके। किस चीज़ से रिलेटेड, नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी उसके अंडर। ठीक है, ताकि देखो मेन इशू ये है कि जो मुल्ला पेरियार डैम है ये 126 साल पुराना है। ठीक है, और अगर ये बहुत पुराना है तो इसकी सेफ्टी की भी बात आती है। तो उससे रिलेटेड एक कमेटी बनेगी जिसमें तमिलनाडु, केरला के एक एक मेंबर रहेंगे। अब उसके बारे में हम थोड़ा और पढ़ते हैं। इसमें क्या होगा, इट विल इंक्लूड 1 टेक्निकल एक्सपर्ट ईच फ्रॉम तमिलनाडु एंड केरला। ठीक है, एक टेक्निकल एक्सपर्ट होगा तमिलनाडु और केरला से, इन्वॉल्व इन द डिस्प्यूट कंसर्निंग सेफ्टी ऑफ द डैम। ठीक है, सेफ्टी ऑफ द डैम का इशू है और ये डैम जो है वो बहुत पुराना है, इसमें पानी रेस करने से रिलेटेड और बात हो रही है। और देखो लॉ ने क्या किया है, लॉ हैज़ डिजाइन 2 सेट्स ऑफ बॉडीज। ठीक है, 2 सेट्स ऑफ बॉडीज हैं, 1 रेगुलेटिंग अंडर द यूनियन गवर्नमेंट, एक यूनियन के अंडर में है एंड अनदर स्टेट के अंडर में है। ठीक है, तो 2 बॉडीज हैं। और नेशनल कमेटी ऑन डैम सेफ्टी वुड डिवाइस डैम सेफ्टी पॉलिसीज, वो डैम सेफ्टी पॉलिसीज बनाएगी नेशनल कमेटी। ठीक है, एंड 1 मोर फंक्शन एडेड टू द एनडीएसए। ठीक है, नेशनल डैम सेफ्टी एक्ट, बाय विच द एनडीएसए वुड अज्यूम द रोल ऑफ स्टेट डैम सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि एनडीएसए क्या बनेगा, स्टेट डैम सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन बनेगा और नेशनल कमेटी जो है वो यूनियन की बनेगी। ठीक है, एंड दिस इज वाई मुल्ला पेरियार कम्स अंडर द लॉज परव्यू। ठीक है, अब इसमें एक और बात बोली गई है कि यहाँ पे क्या है, एप्रोप्रिएट एक्शन लेना होगा। ठीक है, एप्रोप्रिएट एक्शन लेना होगा किस चीज़ के लिए। अब देखो ये पूरा पढ़ते हैं। कोर्ट हैज़ empowered it to decide on all outstanding matters related to the safety of the dam। ठीक है, मुल्ला पेरियार डैम की सेफ्टी से रिलेटेड इशू है और एज सच और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, बस डैम की सेफ्टी। ये देखो डैम की पिक्चर है। और इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट इशू पे। WHO सस्पेंड्स कोवैक्सीन सप्लाई थ्रू यूनाइटेड नेशन एजेंसीज। अब हम ये देखेंगे कि हमने कोवैक्सीन बाहर भेजा, कोवैक्सीन किस कंपनी की है ये चीज़ देखेंगे। तो सबसे पहले ये देखते हैं कोवैक्सीन हमने बाहर कौन से प्रोजेक्ट के अंदर भेजा है। हमने भेजा है वैक्सीन मैत्री। ठीक है, प्रोजेक्ट मैत्री के अंडर। ठीक है, अब देखो मैत्री क्या है, एक रिवर का नाम है। ठीक है, और वैक्सीन क्या है, एक लिक्विड फॉर्म में है। तो उससे आप याद रख लेना, वैक्सीन मैत्री लिक्विड फॉर्म में है और कोवैक्सीन से हमने बाहर क्या है, वैक्सीन भेजा। अब हम कोवैक्सीन के बारे में ये देखते हैं। देखो कोवैक्सीन किसने बनाया है, भारत बायोटेक ने बनाया है। और यूनाइटेड नेशन चाहता है कि आप अपने वैक्सीन को थोड़ा अपग्रेड करो, तब तक के लिए आपकी जो वैक्सीन है वो सस्पेंड हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद है हेलेना मिसाइल टेस्ट फायर्ड अगेन ऑन डे 2, दिस टाइम फ्रॉम हाई ऑल्टीट्यूड। अब हमें इसमें क्या चीज़ें याद करनी है, इसमें हमें ये नाम याद करना है, हेलेना। ठीक है, अब देखो हम पहले क्या करते थे, पढ़ते थे हेलेना की रब से फरियाद, यानी कि हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, सोडियम। ठीक है, ये हम लोग ने केमिस्ट्री में पढ़ रखा है। तो इससे हम लोग याद करेंगे हेलेना। हेलेना क्या है और किस टाइप की मिसाइल है। अब देखो ये जो हमने हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम ये याद करने के लिए हेलेना याद किया था, तो ये क्या करते थे, हमें गाइड करते थे। ठीक है, गाइड करते थे। तो हमें यही याद रखना है कि हेलीकॉप्टर लॉन्च्ड एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, यानी कि एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का नाम क्या है, हेलेना। अब इसके बारे में हम और पढ़ेंगे। ये देखिए हेलेना की पिक्चर है, इट इज़ अ मिसाइल, है ना। एंड देखो ये टेस्ट फायर की गई अप्रैल 11 में 2022 को एट हाई ऑल्टीट्यूड रेंजेस एज पार्ट ऑफ यूजर वैलिडेशन ट्रायल्स। ठीक है, ट्रायल्स किया। अब किसने ट्रायल किया, DRDO ने किया। ठीक है, DRDO। अब हम DRDO के बारे में पढ़ेंगे, इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। देन इंडियन एयरफोर्स इसके साथ कोलैबोरेट करके किया। एंड द फ्लाइट ट्रायल्स वर कंडक्टेड फ्रॉम एन एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर। ठीक है, ALH। इसके बारे में हमें उतना नहीं पढ़ना है, तो हम चलिए DRDO के बारे में पढ़ते हैं। अब देखिए DRDO जो है, इट इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। और देखो
डीआरडीओ के जो चेयरमैन है उनका नाम है जी सतीश रेड्डी। ठीक है, हमेशा जो डिफेंस से रिलेटेड चीज़ें होती हैं उसमें आपको क्या है, रेडी रहना है। ठीक है, इसलिए इनका नाम है जी सतीश रेड्डी। ही इज़ द चेयरपर्सन ऑफ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो रेडी रहना है किसको, डीआरडीओ को। तो इससे आपको क्या है, कनेक्शन में ये याद हो जाएंगे। नेक्स्ट इसके बाद है डोर्नियर 228S। ठीक है, फर्स्ट मेड इन इंडिया कमर्शियल फ्लाइट। ये क्या है, कमर्शियल फ्लाइट है, मेड इन इंडिया। और देखो हम लोग डोर्नियर कैसे याद रखेंगे, डोर्नियर यानी कि दरवाज़ा जो है वो पास में है, डोर्नियर। ठीक है, इसको किसने मैन्युफैक्चर किया है, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड। ठीक है, HAL ने किया है। अब ये क्या है, ये हमारी इंडिजिनसली मेड कमर्शियल फ़्लाइट है। ठीक है, तो अगर कोई फ़्लाइट छोटी है, ऊपर से ये जो फ़्लाइट जो है ना ये छोटी है, और अगर कोई फ़्लाइट छोटी है तो उसका जो दरवाज़ा है वो आपके पास होगा। ठीक है, तो ऐसे आप याद कर सकते हो, डोर्नियर जो है फर्स्ट कमर्शियल फ़्लाइट है, HAL ने बनाई है, छोटी है। ठीक है, अब और चीज़ इसमें यह है कि डोर्नियर जो है इसने क्या किया, इट टुक ऑफ ऑन इट्स मेड इन कमर्शियल फ्लाइट फ्रॉम ईस्टर्न आसाम डिब्रूगढ़ टू सेंट्रल अरुणाचल प्रदेश पासीघाट। ठीक है, बस इतना ही इसमें है आज सच याद करने वाला। नेक्स्ट इसके बाद न्यूज़ है वक्शीर के बारे में। ठीक है, ये क्या है, एक सबमरीन बनाई है वक्शीर नाम से। अब वक्शीर जो है नाम किसके ऊपर पड़ा है, देखो ये पड़ा है नाम एक सैंड फिश पे पड़ा है। ठीक है, ये याद रखना, वक्शीर एक इंडियन सैंड फिश पे नाम पड़ा है। ये एक डेडली डीप सी प्रेडेटर है। ठीक है, इंडियन ओशन की। अब देखो वक्शीर की मैं आपको फोटो दिखा देती हूँ एक बार। ये देखिए, ये है वक्शीर। ठीक है, मछली जैसी शेप में लग रहा है ना, तो यही है वक्शीर। अब इसमें और चीज़ याद करने वाली ये है कि देखो, इट इज़ द 6th स्कॉर्पियन सबमरीन ऑफ प्रोजेक्ट 75। ठीक है, 6 स्कॉर्पियन है। अब स्कॉर्पियो क्या करता है, अपने जो उसके टेंटिकल्स होते हैं उससे क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। तो ये भी किस लिए बनाई गई है, ताकि ये जो हमारा इंडियन सब कॉन्टिनेंट है उसको प्रोटेक्ट कर सके। ठीक है, नेक्स्ट एज सच इसमें और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, इसके मैन्युफैक्चरर कौन है, अब इट इज़ मैन्युफैक्चर्ड बाई मजगांव डॉक। ठीक है, इनके द्वारा ये क्या करी गई है, मैन्युफैक्चर की गई है एज अ, और ये क्या है, सबमरीन बिल्ड करते हैं। ठीक है, अब देखो वॉरशिप एंड सबमरीन बिल्डर्स ऑफ द नेशन है ये, एंड दिस इज टोटली इन सिंक विद द करंट इम्पीटस ऑफ द गवर्नमेंट अवार्ड्स मेक इन इंडिया एंड आत्मनिर्भर भारत। यानी कि आत्मनिर्भर भारत के अंदर ये बनाई गई है। ठीक है, और इसमें पढ़ने जैसा कुछ है नहीं। बिल्डिंग द स्कॉर्पियन सबमरीन वॉज इंडीड अ चैलेंज फॉर MDL। देखो ये सब स्कॉर्पियन सबमरीन के बारे में है। ये एक और चीज़ पढ़ लेना, स्कॉर्पियन सबमरीन्स कैन अंडरटेक मल्टीफेरियस टाइप्स ऑफ मिशंस, यानी कि कई सारे मिशंस कर सकती हैं। ठीक है, प्रोजेक्ट 75 स्कॉर्पियन के नाम से है ये। देन इसके बाद नेक्स्ट आ जाती है न्यूज़, राजस्थान बिकम्स फर्स्ट स्टेट टू गेट L रूट सर्वर। ठीक है, अब देखो L रूट सर्वर क्या होता है, L रूट सर्वर के बारे में मैं आपको बताऊंगी, पर राजस्थान के बारे में एक और चीज़ है जो न्यूज़ नहीं है, बहुत पुरानी बात है, कि राजस्थान ने अपने पंचायती राज भी अपने यहाँ डाला था। ठीक है, सबसे पहले पंचायती राज कहाँ पे डाला था, नागौर डिस्ट्रिक्ट पे। ठीक है, तो वैसे ही राजस्थान फिर से बन जाता है L रूट सर्वर डालने के लिए। L रूट सर्वर की पहले मैं आपको इंपॉर्टेंस बता देती हूँ। L रूट सर्वर की क्या इंपॉर्टेंस है, देखो बहुत सारे प्रोग्राम्स आए हैं, उसके लिए क्या है, ये सर्वर ज़रूरी है स्टेट में। ठीक है, ताकि क्या हो सके, लोगों को इंटरनेट कनेक्टिविटी मिल सके। सॉरी, ये थोड़ा सा वो हो गया। ठीक है, लोगों को इंटरनेट कनेक्टिविटी मिल सके, ये है इंटरनेट बेस्ड। हाँ, इंटरनेट बेस्ड चीज़ें हैं बहुत सारी, तो लोगों को इंटरनेट कनेक्टिविटी मिल सके, इसलिए ऐसा है। देन ये प्रोवाइड कौन करता है, L रूट की सर्विस। L रूट की सर्विस प्रोवाइड करता है ICANN। ठीक है, इंटरनेट कॉरपोरेशन फॉर असाइंड नेम्स एंड नंबर्स। ठीक है, देखो मैं बता दूं आपको कि टोटल 12-13 टाइप के सर्वर्स होते हैं, और L रूट सर्वर कौन ऑपरेट करता है, इंटरनेट कॉरपोरेशन फॉर असाइंड नेम्स एंड नंबर्स। ठीक है, अब चीफ मिनिस्टर कौन है राजस्थान के, अशोक गहलोत हैं। ठीक है, चीफ मिनिस्टर कौन है, अशोक गहलोत हैं, और इन्होंने क्या किया है, स्टेट वाइज सबसे पहले इम्प्लीमेंट किया है। हालांकि और भी सर्वर्स हैं, J रूट सर्वर्स न्यू दिल्ली में है, L रूट सर्वर्स जो है, देखो J रूट सर्वर्स न्यू दिल्ली में है, L रूट सर्वर्स जो है वो मुंबई वगैरह में है। ठीक है, मुंबई, कोलकाता एंड गोरखपुर में है। तो राजस्थान जो क्या बना, फर्स्ट स्टेट टू डिप्लॉय स्टेट लेवल पे। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद न्यूज़ है, इंडियाज़ फर्स्ट इंटरनेट रेडियो अक्ष फॉर विजुअली चैलेंज। ठीक है, अक्ष से आप क्या, चक्षु होते हैं ना आपके नयन नेत्र। ठीक है, तो अक्ष से आप अपनी आंखें इमेजिन कर सकते हो। विजुअली चैलेंज के लिए एक रेडियो है, 24/7 ये रेडियो चलेगा। ठीक है, अब इसमें ये आपको याद रखना है कि कौन कौन से लोगों ने मिलके या फिर कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने मिलकर के इसे बनाया है। तो सबसे पहले यहाँ पे आ जाओ। ठीक है, TBRAN। ठीक है, ये नागपुर में है। एक और चीज़ याद रखना, TBRAN ब्लाइंड रिलीफ एसोसिएशन नागपुर।
द ब्लाइंड रिलीफ एसोसिएशन, ठीक है, ब्लाइंड लोगों को रिलीफ देने के लिए टीवी आ रहे हैं, ठीक है। और दूसरा क्या है, सक्षम, ठीक है, सक्षम में अक्ष आता है, ये देख लो, सक्षम में एस हटा दो तो अक्ष आता है, ठीक है, सक्षम। तो सक्षम ये आपको याद हो जाएगा, अक्ष से सक्षम, सक्षम हो सकें जिनके पास ब्लाइंड लोग हैं उनके लिए ये रेडियो। अब देखो ये जो है रेडियो, ये 24/7 चलेगा और इसमें क्या है, ऑडियो बुक्स वगैरह रहेंगी, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद आता है रायसेना डायलॉग 2022। हालांकि नेशनल पे तो नहीं है, इंटरनेशनल से रिलेटेड है, बट एक बार देख लेते हैं क्योंकि ये इसी में मेंशन है। रायसेना डायलॉग 2022 ये 25 टू 27 अप्रैल 2022 में हुआ था, अभी हुआ है रिसेंटली, ठीक है। हालांकि ये जो न्यूज़ है ये जून की है, ठीक है, बट इसमें जो मैगजीन्स हैं वो पुरानी है, ठीक है, क्योंकि मई एडिशन आया नहीं प्रतियोगिता दर्पण का, तो इसमें अप्रैल और मई दोनों की न्यूज़ हैं, ठीक है। अब रायसेना आपको नाम याद रखना है, ठीक है। अगर कोई भी राय देता है, ठीक है, सिर्फ राय वाले पोर्शन को मार्क करो, अगर कोई राय देता है तो किस चीज़ से रिलेटेड देता है, पॉलिटिक्स से रिलेटेड देता है, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड देता है, ठीक है। तो इसीलिए क्या है, ये कॉन्फ्रेंस किससे रिलेटेड है, जियो पॉलिटिक्स, ठीक है, जियो पॉलिटिक्स से रिलेटेड है। और किस चीज़ से रिलेटेड है, जियो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है। किस चीज़ से रिलेटेड है, जियो पॉलिटिक्स एंड जियो इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो अगर कोई राय देगा तो जियो पॉलिटिक्स जियो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड देगा। अब हम देखते हैं ये मीटिंग को किसने इनॉग्रेट किया। इस मीटिंग को किसने इनॉग्रेट किया, प्राइम मिनिस्टर ने किया, नरेंद्र मोदी, ठीक है, इन्होंने इनॉग्रेट किया इस मीटिंग को। नेक्स्ट इसके बाद क्या है, डायलॉग विद प्रेसिडेंट ऑफ द यूरोपियन कमीशन, किसके बीच में डायलॉग हुआ, यूरोपियन कमीशन के प्रेसिडेंट के बीच में, मिस उर्सुला वॉन डेर लियन, ठीक है। ये कौन है, ये जर्मन है, ठीक है। इन्होंने क्या किया है, इनके बीच में ये डायलॉग हुआ ताकि ये लोग क्या कर सके, डिफरेंट चीज़ों के बारे में डिस्कस कर सकें। अब रायसेना में और भी चीज़ें आ जाती है कि कौन सी वो डिफरेंट चीज़ें हैं जिनके बारे में उन्होंने डिस्कस किया, पर उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि इनकी थीम क्या थी, ठीक है। 2022 की इनकी एडिशन की थीम थी टेरा नोवा, ठीक है, यानी कि न्यू लैंड। टेरा नोवा का मतलब क्या होता है, न्यू लैंड, ठीक है, यानी कि नया लैंड। अब पुराना लैंड आपने ख़राब कर दिया है तो आपको क्या चाहिए, नया लैंड चाहिए, उसके लिए आप डिस्कशन कर रहे हो, ठीक है। इसकी और सब थीम है इम्पैशेंट, इम्पेशेंट एंड इम्पेरल, ठीक है। आई ट्रिपल आई से है तो न्यू लैंड ट्रिपल आई, इतना याद रख लेना। और इनके 6 थीमेटिक पिलर्स थे, ठीक है, वो भी देख लेना आप लोग एक बार, 6 थीमेटिक पिलर्स। पर मैं आपको शॉर्ट में बता दूं कि ये सारे किस चीज़ से रिलेटेड है। आज के ज़माने में जितनी भी चीज़ें होती हैं, जैसे कि डेमोक्रेसी होता है, मल्टीलेटरलिज्म होता है, ठीक है, ये डेमोक्रेसी हो गया, मल्टीलेटरलिज्म हो गया, वाटर से रिलेटेड जितने भी इशूज़ हैं ये सारे, है ना, ये आज के ज़माने के हैं। तो उसी से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स इशू हो रही हैं उन्हीं से रिलेटेड क्या है, इनके बीच में डायलॉग्स हैं। नेक्स्ट इसके बाद एक और चीज़ है कि देखो ये इवेंट तो हुआ ऑनलाइन, पर इसके साथ साइड इवेंट्स, जो मेन इवेंट होता है उसके साइड इवेंट्स होते हैं ना, वो कहाँ पे हुए, बर्लिन यानी कि जर्मनी में और वॉशिंगटन डीसी में। इंडिया में नहीं हुआ है कोई भी साइड इवेंट, बर्लिन और वॉशिंगटन डीसी में हुआ है, ठीक है, बस इतना याद रखना है। नेक्स्ट इसके बाद न्यूज़ आती है, इन अ फर्स्ट GSLV MK3 टू बी यूज फॉर कमर्शियल लॉन्च। अब हम ये देखेंगे GSLV MK3 क्या है। GSLV MK3 के साथ साथ साइंस की और भी चीज़ें आ जाती हैं कि रॉकेट्स आप लॉन्च करते हो तो कौन कौन से कहाँ पे, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट्स क्या होती हैं उसके बारे में, ठीक है। तो पहले इसके बारे में हम देख लेते हैं की फैक्ट्स, ठीक है। GSLV MK3 कहाँ पे लॉन्च करती है। अब देखो GSLV MK3 जो है नॉर्मली लॉन्च तो करती थी, पर अब ये क्या है, कमर्शियल सैटेलाइट्स को भी लॉन्च करेगी 2022 से, ठीक है। अब GSLV MK3 जो है ये क्या क्या कैरी कर सकती है, 4 टन, ठीक है, 4 टन का सैटेलाइट कर सकती है जिसको जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में भेजना है, ठीक है। और दूसरा क्या है, लो अर्थ ऑर्बिट LEO पे भी भेज सकती है 10 टन की चीज़ें। अब हम ये ऑर्बिट्स के बारे में एक बार देख लेते हैं क्योंकि साइंस में भी ये चीज़ आ जाती है। अब देखो ये कुछ टाइप्स हैं सैटेलाइट ऑर्बिट्स के, लो अर्थ ऑर्बिट हो गया, मीडियम अर्थ ऑर्बिट हो गया, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट हो गया और पोलर ऑर्बिट हो गया। तो सबसे पहले हम जियो स्टेशनरी ऑर्बिट के बारे में देखते हैं, ठीक है। जियो स्टेशनरी ऑर्बिट क्या होता है, वो अर्थ के रोटेशन के साथ मैच कर जाता है। तो जितनी भी सैटेलाइट्स भेजी जाती हैं वो कहाँ भेजी जाती हैं, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में, जहाँ पे वो लोग क्या है, स्टेशनरी हो जाएं, एक तरह से रुक जाएं और कहीं ना जाएं, और क्या है, अर्थ के ऑर्बिट के साथ ये क्या करता है, मैच कर जाता है, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद है लो अर्थ ऑर्बिट। लो अर्थ ऑर्बिट क्या है, आपको समझ में आ रहा होगा कि इट इज़ रिलेटिवली क्लोज टू द अर्थ सरफेस, ठीक है। अब जियो सिंक्रोनस जो ऑर्बिट है वो किस चीज़ के काम आता है, वो तब काम आता है जब आपको कोई मतलब वेदर से रिलेटेड, अगर आपको कुछ इंपॉर्टेंट वेदर से रिलेटेड सैटेलाइट्स भेजो या फिर और कुछ करंट इवेंट से रिलेटेड अगर कोई सैटेलाइट आप भेज रहे हो तो, ठीक है। तो ये हो गया आपका जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट कवर्ड।
नेक्स्ट इसके बाद न्यूज़ है, इसरो एंड IISc डेवलप न्यू वे टू मेक ब्रिक्स फ्रॉम मार्शियन सॉइल। अब हमें इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ जो याद रखनी होगी वो ये है कि मार्शियन सॉइल क्या होती है। अब देखो, मार्स से जो सॉइल निकलती है उसे हम बोलते हैं मार्शियन सॉइल, ठीक है। ये देखिए, मार्शियन सॉइल से आप कर रहे हो पत्थर बना रहे हो। अब आप सोचोगे मार्स के पत्थर क्यों यूज़ होते हैं, हमें अर्थ में तो लाने नहीं है मार्स के पत्थर। हाँ, हमें अर्थ में नहीं लाने, पर हमें मार्स में भी कुछ इंपॉर्टेंट कंस्ट्रक्शंस करनी है, तो उससे क्या होगा, आप मार्स में उसकी मिट्टी से आप सॉइल बना सकते हो। पर कैसे बना सकते हो, तो देखो आप ऐसे बना सकते हो, मार्शियन सॉइल गुआर गम के साथ ऐड करके, ठीक है। गुआर गम जो है उसके साथ ऐड करके आप बना सकते हो। और ये जो देखो, और इसके अंदर जो बैक्टीरियम होता है इसका नाम आप याद रख लो, अब इसका नाम है स्पोर्सेसिना पैस्ट्यूरी, ठीक है। इसका नाम देखो स्पेल करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी, बट एक बार देख लो अच्छे से, तो आई होप आपको याद हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद इसमें और भी चीज़ कुछ याद करने लायक है नहीं। इसरो के बारे में एक बार देख लेते हैं, इसरो क्या है, ठीक है, एंड IISc क्या है। अब इसरो क्या है, इसरो जो है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है और बेंगलुरु में है इसके हेडक्वार्टर्स। फाउंडर कौन थे इसके, ये याद रखना, विक्रम साराभाई 1969 में इन्होंने बनाया, ठीक है। इट इज़ अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस। अब और कुछ इसमें याद करने लायक नहीं है। अब इसरो के हमें हेड जानने हैं, तो इसरो के हेड कौन है, श्री S सोमनाथ, ठीक है। सोमनाथ क्या है, भगवान के नाम से है, ठीक है। सोमनाथ जो है हमने देखा है, सुना है, गुजरात में सोमनाथ एक बहुत बड़ा मंदिर है, ठीक है। और इसरो भी जो है वो हमें क्या करता है, स्पेस में लॉन्च कर देता है, और ऊपर क्या है, हमारे भगवान है। तो इससे आप याद कर सकते हो इनका नाम, श्री S सोमनाथ। नेक्स्ट इसके बाद है, पल्ली एंटर्स हिस्ट्री एज इंडियाज फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल पंचायत, ठीक है। प्रधानमंत्री इनॉग्रेट्स 500 किलोवाट सोलर प्लांट। अब आपने वहाँ पे सोलर प्लांट लगा दिया है 500 किलोवाट का, तो ऑब्वियसली ये जो है कार्बन न्यूट्रल पंचायत बन जाएगी। कार्बन न्यूट्रल पंचायत का मतलब क्या होता है कि वहाँ पे कोई भी फ्यूल वगैरह बर्न नहीं किया जाएगा, सोलर एनर्जी यूज़ की जाएगी, ठीक है। अब इसमें पल्ली नाम याद रखना। एक फेमस पंचायत का नाम हमने जो याद रखा है वो है एक फुलेरा, ठीक है। टीवी सीरीज़ में आप लोगों ने देखा होगा। वैसे ही आप कंफ्यूज मत कर जाना, पी से पल्ली, पी से फुलेरा, ऐसे आप लोग याद रख लेना, ठीक है। विलेज पल्ली इन जम्मू एंड कश्मीर बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट ऑफ संबा, ठीक है, संबा में है ये। नेक्स्ट इसके बाद है गवर्नमेंट टू लॉन्च आयुष वीज़ा, ठीक है। आयुष वीज़ा किस चीज़ से रिलेटेड है, ये हमारे जो आयुर्वेद, यूनानी योग और इन सब चीज़ों से रिलेटेड है, ठीक है। होम्योपैथी इस चीज़ से रिलेटेड है। इसका हम पहले आयुष के बारे में पढ़ेंगे, आयुष मिनिस्ट्री के बारे में भी पढ़ेंगे, पर आयुष वीज़ा किस चीज़ के लिए है। देखो, बाहर से अगर कोई भी इंसान हीलिंग करने के लिए आना चाहता है इंडिया में, ठीक है, तो उसके लिए आयुष वीज़ा लॉन्च किया है, ताकि इंडिया की क्या है, एक तरह से इकॉनमी बढ़े, ठीक है। और आयुष का हमें इंपॉर्टेंस भी पता है कि आयुष जो काढ़ा था वो बहुत यूज़ किया गया था, कहाँ पे, जब कोविड-19 था, ठीक है। तो हम अभी आयुष के बारे में पढ़ लेते हैं एक बार। ये क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, ठीक है, इज़ अ मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो रिस्पॉन्सिबल है डेवलपमेंट, एजुकेशन, रिसर्च एंड प्रोपगेशन ऑफ इंडिजीनियस एंड ऑल्टरनेटिव मेडिसिन सिस्टम इन इंडिया, ठीक है। कौन सी मेडिसिन होंगी ये, ऑल्टरनेटिव मेडिसिन, यानी कि हम अंग्रेजी दवाइयों को नहीं, ऑल्टरनेटिव मेडिसिन को यूज़ करेंगे, ठीक है। अब इसका क्या ऑफिस होल्डर कौन है, सर्बानंद सोनोवाल, ठीक है। ये कौन है, हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं, ठीक है। ऑफिस होल्डर इनके हमारे यूनियन मिनिस्टर है सर्बानंद सोनोवाल। अब इनका नाम हम कैसे याद रखेंगे, आनंद से, ठीक है। हमें क्या आता है, आनंद। जब हमारी हेल्थ अच्छी होती है तो हमें आता है आनंद, तो सर्बानंद सोनोवाल। हम ये सब यूज़ करके, ऑल्टरनेटिव मेडिकेशंस को यूज़ करके हम आनंद में रहेंगे, हमें चीरफाड़ की ज़रूरत नहीं है जो कि वेस्टर्न मेडिसिन में होती है। अब ये देख लो, आयुष का मतलब क्या होता है, ए फॉर आयुर्वेद, वाई फॉर योगा, यू से ठीक है, योगा एंड नेचुरोपैथी। देखो, योगा और नेचुरोपैथी साथ में है। फिर इसके बाद है यू से यूनानी, एस से है सिद्धा एंड होम्योपैथी, ठीक है। ये 6 इंडियन सिस्टम्स ऑफ मेडिसिन जो प्रिवेलेंट थे बहुत पहले से, ये वो सारे हैं। नेक्स्ट इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आ जाती है, वो है ग्लोबल आयुष इन्वेस्टमेंट एंड इनोवेशन स्कीम, ठीक है। ग्लोबल आयुष इन्वेस्टमेंट इनोवेशन स्कीम से रिलेटेड है। इसमें क्या है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इनॉग्रेट किया कि ये जो आयुष, आप आयुष स्कीम पे लगाओ, ठीक है। यानी कि जो इंडिजिनियस मेडिकेशंस होती हैं इंडिया की, या फिर ऑल्टरनेट मेडिसिन, उस पर आप इन्वेस्ट करो, उस पर आप इनोवेशंस लाओ, उससे रिलेटेड है, ठीक है। अब इसमें इंपॉर्टेंट जानने के लिए बस एक ही चीज़ है कि ये कहाँ हुआ था, गुजरात गांधीनगर में, महात्मा गांधी मंदिर के अंदर, ठीक है। महात्मा मंदिर इन गांधीनगर, गुजरात, बस इतना याद रखना है। हाँ, एक और चीज़ है कि ये कौन से गोल के अंडर था, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 3 के अंडर था, ठीक है।
सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल मैंने आपको बता रखे, मतलब आगे आने वाले वीडियोस में आप देख लोगे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल क्या है, पर एक बार हम लोग गोल्स देख लेते हैं सारे। गुड हेल्थ एंड वेलबींग के अंडर प्रमोट करता है ये इसे। तो ये देखिए, ये है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स और ये क्या है थर्ड वाला, गुड हेल्थ एंड वेलबींग। ठीक है, तो इसी के साथ हमारे ये वाला पोर्शन कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जी के टुडे के नेशन वाले से रिलेटेड करंट अफेयर्स। ठीक है, क्योंकि हम लोग इस पार्ट में क्या कर रहे हैं, नेशन कर रहे हैं, गवर्नेंस एंड पॉलिटी से रिलेटेड, हम नेशन से रिलेटेड सारी चीज़ें कवर कर रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले स्टार्ट है प्रोजेक्ट वार्तक। ठीक है, क्या है प्रोजेक्ट वार्तक से रिलेटेड है। और देखो इसमें हम लोग ये पढ़ेंगे प्रोजेक्ट वार्तक क्या है, नेशीफुट टनल क्या है, इससे रिलेटेड पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसमें ये न्यूज़ है कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने अपना एक्सकेवेशन वर्क नेशीफुट टनल बनाने के लिए किया है। नेशीफुट टनल कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, कहाँ पे है ये, सॉरी अरुणाचल प्रदेश में है, आई मिसस्पोक, अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, अरुणाचल कहाँ पे है, अरुणाचल प्रदेश। अब देखो आंध्र प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश में हो सकता है बहुत कन्फ्यूजन हो, बिकॉज बोथ आर कॉल्ड एपी। ठीक है, तो अरुणाचल प्रदेश जो है वो हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में आता है और आंध्र प्रदेश साउथ इंडियन स्टेट्स में आता है। ठीक है, और चीज़ एक बार इसमें याद रखने वाली ये है कि प्रोजेक्ट वार्तक क्या है। अब देखो अरुणाचल प्रदेश कहाँ पे है, ईस्टर्न एंड में है। ठीक है, नॉर्थ ईस्टर्न एंड में है। अब इस जगह से क्या हो सकता है, चाइना से वॉर हो सकता है। ठीक है, तो इसके थ्रू हम जो है वार्तक प्रोजेक्ट याद कर सकते हैं। अब देखो अरुणाचल प्रदेश क्योंकि ईस्टर्न एंड में है तो उसको ऐसे याद रख सकते हैं कि वॉर तक जाने के लिए WAR। ठीक है, चाइना से अगर वॉर हो गया तो वहाँ तक जाने के लिए हमें एक टनल की ज़रूरत होगी, इसलिए क्या है प्रोजेक्ट वार्तक है। ठीक है, अब ये किसका प्रोजेक्ट है, BRO का प्रोजेक्ट है। ये बहुत पहले प्रोजेक्ट वार्तक बना दिया गया था। कब बना दिया गया था, 1960 में बना दिया गया था। ठीक है, और किसके अंडर में, विद देन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू और एज प्रोजेक्ट टस्कर विच वॉज लेटर रीनेम टू बी प्रोजेक्ट वार्तक। अब देखो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि प्रोजेक्ट वार्तक का पुराना नाम क्या था, प्रोजेक्ट टस्कर। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद न्यूज़ है रोड एक्सीडेंट्स इन इंडिया 2020 रिपोर्ट। अब ये देखना है हमें कि रोड एक्सीडेंट की जो रिपोर्ट है वो निकालता कौन है। देखो रोड एक्सीडेंट इन इंडिया 2020 रिपोर्ट ये रिपोर्ट करती है कि जो एक्सीडेंट्स वगैरह हैं वो थोड़े से कम हो गए हैं। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे, ठीक है, कौन करती है, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट हाईवे ये करती है। अब हमें ये देखना है कि इस मिनिस्ट्री का जो है मिनिस्टर कौन है। तो देखिए बहुत फेमस नाम है, हम लोग हर बार पढ़ते रहते हैं। ऑफिस होल्डर्स कौन है, नितिन गडकरी। ठीक है, ये कौन है, हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं। ठीक है, नितिन गडकरी जी हैं। और मिनिस्टर ऑफ स्टेट कौन है, मनसुख मांडविया। ठीक है, दो मिनिस्टर्स हैं, एक मिनिस्टर ऑफ स्टेट है और एक यूनियन मिनिस्टर है। ये इसके ऑफिस होल्डर्स हैं, नितिन गडकरी एंड मनसुख मांडविया। ठीक है, मनसुख मांडविया। अब देखो नितिन गडकरी और मनसुख मांडविया कैसे याद रखोगे, देखो सबसे पहले हमें याद रखना है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे से नितिन गडकरी। ठीक है, अब नितिन GAD, गड से गाड़ी याद रखो। ठीक है, गड्डी। ठीक है, नितिन जी अपनी गाड़ी चला रहे हैं रोड में, इसीलिए इनको बोला गया है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे का मिनिस्टर। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद है ड्राफ्ट नेशनल डाटा गवर्नेंस फ्रेमवर्क पॉलिसी की पॉलिसी वगैरह जो है इसको ड्राफ्ट करने से रिलेटेड है। बस इससे रिलेटेड हम लोग जो है मिनिस्ट्रीज़ वगैरह देखेंगे। सबसे पहले आता है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, हम इसके बारे में पढ़ेंगे थोड़ा। एंड इन्होंने क्या रिलीज़ किया है, ड्राफ्ट नेशनल डाटा गवर्नेंस फ्रेमवर्क पॉलिसी। ठीक है, और इन्वाइट किया है इनपुट्स। ठीक है, और इस पॉलिसी को ओपन किया है पब्लिक कंसल्टेशन के लिए। अब देखो एम ऑफ द पॉलिसी देख लेते हैं। इट एम्स टू एनहांस एक्सेस, क्वालिटी एंड यूज़ ऑफ डाटा इन अकॉर्डेंस विद द इमर्जिंग टेक्नोलॉजी नीड्स। ठीक है, टेक्नोलॉजी नीड्स के अकॉर्डिंग चेंज करना चाहते हैं, इसलिए इनपुट मांग रहे हैं लोगों से। अब देखो जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है, न्यू दिल्ली में है। कहाँ पे है, न्यू दिल्ली में है। ठीक है, और ऑफिस होल्डर्स कौन है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट राजीव चंद्रशेखर और मिनिस्टर कौन है, अश्विनी वैष्णव। ठीक है, अश्विनी वैष्णव है। तो हमें मिनिस्टर और मिनिस्टर ऑफ स्टेट दोनों ही याद रखना है। तो उसको कैसे याद रखेंगे हम लोग, देखो सबसे पहले ये क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स है, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी है। ठीक है, और जो अश्विनी है, ठीक है, अश्विनी और जो वैष्णव, देखो वैष्णव जी एज अ गॉड हम लोग रिलेट कर सकते हैं कि वैष्णव जी जो है वो पूरे वर्ल्ड की इंफॉर्मेशन रखते थे। ठीक है, तो विष्णु जी। ठीक है, तो उससे हम लोग याद रख सकते हैं कि जो विष्णु जी हैं वो सारी इन्फॉर्मेशन रखते थे, तो उससे हम लोग इन्फॉर्मेशन याद रख सकते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, और फिर इसके बाद राजीव चंद्रशेखर याद रख सकते हैं कि जो चांद है वहाँ से पूरे धरती की इन्फॉर्मेशन रखे हुए हैं। ठीक है, ऐसे चंद्रशेखर याद रख लेना।
तो ये दोनों नाम आपको आराम से याद हो जाएंगे इन्फॉर्मेशन से, विष्णु जी, अश्विनी वैष्णव एंड राजीव चंद्रशेखर। आई होप आपको ये आराम से याद हो गया होगा। नेक्स्ट इसके बाद न्यूज़ है रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑन आर्कियोलॉजी, CABA। ठीक है, तो हम इसमें मेनली काबा के बारे में पढ़ेंगे। अब सबसे पहले इसकी मिनिस्ट्री के बारे में देखते हैं। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर आती है। किसके अंडर आती है? मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर। ठीक है, ये क्या है? प्रीमियर ऑर्गेनाइजेशन है आर्कियोलॉजिकल रिसर्च से रिलेटेड। ये तो आपको देखो नाम से ही समझ में आ रहा होगा, बट इसको फाउंड किसने किया था? अलेक्जेंडर कनिंघम। ठीक है, बहुत पुरानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे वाली टीम है, इसको इसलिए फाउंड किया था अलेक्जेंडर कनिंघम। अलेक्जेंडर क्या थे? अलेक्जेंडर द ग्रेट। उन्होंने क्या किया था? अपनी हिस्ट्री को एक बहुत अच्छे मुकाम पर पहुंचाया था। वैसे ही वो चाहते थे उसको प्रिजर्व रखना, इसीलिए वो आर्कियोलॉजी फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी कहलाए गए। ठीक है, इस नाम से आप ए से आर्कियोलॉजी आप कनेक्ट कर सकते हो, अलेक्जेंडर से भी आप आर्कियोलॉजी कनेक्ट कर सकते हो। तो अगर MCQs में आपको पूछा जाएगा तो आप मार्क कर सकते हो, बट देखो एक जगह है जहाँ पे आप फंस सकते हो, ये कनिंघम में। ठीक है, तो इधर आपको जो है फंसना नहीं है, इसको AC ऐसे याद रख लेना। ठीक है, देन इसके बाद क्या है? बोर्ड व्हाट इज काबा। देखो काबा क्या है? एक आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंडर आती है। ये क्या करना चाहते हैं? कॉन्टैक्ट्स बनाना चाहते हैं फील्ड में। कौन सी फील्ड में? आर्कियोलॉजिकल रिसर्च में, ताकि देखो आर्कियोलॉजी जो है, ठीक है, नेशन की, वो बेटर हो सके। अब बोर्ड में कौन कौन इंक्लूड होगा? बोर्ड में कितने लोग होंगे? 5 पर्सन्स होंगे, नॉमिनेटेड इन देयर पर्सनल कैपेसिटी बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड फॉर्मल डायरेक्टर जनरल ऑफ ASI। अब हम लोग ASI के बारे में थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। अब देखो जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, इंडियन गवर्नमेंट एजेंसी है अटैच टू मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। अब इसके डायरेक्टर जनरल, इनको याद रखना बहुत ज़रूरी है, V विद्यावती। ठीक है, बहुत विद्वान है, इसलिए वो एक आर्कियोलॉजिस्ट की आर्कियोलॉजिकल फील्ड में गए हैं। ठीक है, कौन है? IAS हैं, विद्यावती। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद हमने फाउंडर तो पढ़ ही लिया था, अलेक्जेंडर कनिंघम, और हेडक्वार्टर्स इसके न्यू दिल्ली में है, पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर में है। फाउंड कब की गई थी? 1861 में। बहुत पुराना फाउंडेशन है इसका। नेक्स्ट इसके बाद है आभा मोबाइल एप्लीकेशन से रिलेटेड। अब देखो आभा को आपको याद कैसे रखना है, पहले तो हम देख लेते हैं किस चीज़ से रिलेटेड है। ठीक है, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी रिसेंटली लॉन्च द रिवैम्प्ड आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट। ठीक है, तो ये क्या है? आयुष्मान भारत से रिलेटेड है, और आयुष्मान भारत किस चीज़ से रिलेटेड है? हेल्थ से रिलेटेड है। तो इसको कैसे आप याद रखोगे? आभा। आप बीमार हो रहे हो, इसका आपको आभास हो रहा है, इसलिए आप क्या है? आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट में अकाउंट बनाओ अपना। ठीक है, ऐसे आपको याद हो जाएगा ये। अब आभा ऐप में क्या क्या फीचर्स होंगे? इसका इंटरफेस वगैरह अच्छा होगा, ताकि आपको क्या है? इजीली सारी बीमारियों से रिलेटेड चीज़ें, हेल्थ से रिलेटेड चीज़ें आपको इजीली मिल जाएं। एंड बाकी और कुछ इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के बारे में हम पढ़ लेते हैं, क्योंकि उसका मेंशन यहाँ पे किया गया है। ठीक है, इसी के थ्रू क्या होगा? आपके जो क्वेश्चंस हैं, एक मैपिंग होगी, मैपिंग ऑफ द क्वेश्चंस। अब देखो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के ये कौन है? मिनिस्टर कौन है? मनसुख एल मांडविया। ठीक है, इनका नाम आप कैसे याद रखोगे? मनसुख रहेगा। ठीक है, तो क्या होगा? फैमिली सुख रहेगी, और फिर इसके बाद हेल्थ अच्छी रहेगी। ठीक है, तो मनसुख एल मांडविया से आप ये याद रख सकते हो, मनसुख, फैमिली सुख, हेल्थ सुख। ठीक है, तो आई होप आपको ये अच्छे से याद हो गया हो। और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के बारे में और एज सच कुछ याद करने वाला नहीं है। हेडक्वार्टर्स देख ले कहाँ पे है, ऑब्वियसली न्यू दिल्ली में होंगे। मिनिस्टर्स मनसुख एल मांडविया और भारती पवार मिनिस्टर ऑफ स्टेट है। दोनों मिनिस्टर आपको याद रखना होगा। ठीक है, भारती पवार। ठीक है, और भारती को आप कैसे याद रख सकते हो? इसी हम लोग एक भारती को बहुत ज़्यादा जानते हैं। ठीक है, शी इज़ अ कॉमेडियन, और वो बहुत खुश रहती हैं। ठीक है, तो उनकी हेल्थ अच्छी रहती है, ऐसे आप याद रख सकते हो। बाकी एज सच और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें याद करने वाला। कब बना था ये? 1947, जब हम आज़ाद हुए तब बन गया था। नेक्स्ट इसके बाद है सुप्रीम कोर्ट रिकॉग्नाइजेज सेक्स वर्क एज प्रोफेशन। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट जो है सेक्स वर्क को एज अ प्रोफेशन रिकॉग्नाइज करता है। और देखो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने एज अ प्रोफेशन रिकॉग्नाइज करके इनको क्या कर दिया है? राइट दे दी है। ठीक है, कौन सी राइट दे दी है? आर्टिकल 21 की राइट दे दी है, प्रोटेक्शन की राइट दे दी है। ठीक है, कौन सी प्रोटेक्शन की? इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ प्रोटेक्शन एज वेल एज डिग्निटी अंडर द लॉ। ठीक है, जितने भी फंडामेंटल राइट्स आते हैं उससे रिलेटेड क्या है? प्रोटेक्शन मिल गई है इन्हें। एंड
सेक्स वर्कर से रिलेटेड जजमेंट क्या है? क्रिमिनल लॉ के अंडर, मेडिकल केयर के अंडर, राइट टू चाइल्ड ऑफ अ सेक्स वर्कर, रोल ऑफ मीडिया, इंश्योरेंस ऑफ इशुएंस ऑफ आधार कार्ड, इन सब से रिलेटेड किया गया था। अब इसमें और इम्पॉर्टेंट, जो सबसे इम्पॉर्टेंट जुडिशरी से रिलेटेड एक पर्सपेक्टिव आता है, वो क्या है? आर्टिकल 142। अब आर्टिकल 142 के बारे में हम पहले पढ़ते हैं। अब आर्टिकल 142 क्या करता है? इट प्रोवाइड्स डिस्क्रिशनरी पावर टू द सुप्रीम कोर्ट, यानी कि कोई केस नहीं आया है, डिस्क्रिशन है ये सुप्रीम कोर्ट का, ताकि वो क्या कर सके? जनहित में जारी कर सकें, ठीक है। इन द एक्सरसाइज ऑफ इट्स ज्यूरिसडिक्शन दैट इट मे पास सच डिक्री और मेक सच ऑर्डर एज इज नेसेसरी फॉर डूइंग कंप्लीट जस्टिस इन एनी कॉज और मैटर पेंडिंग बिफोर इट, ठीक है। अब बहुत सारे और भी केसेस आ गए हैं कि कौन कौन सी जगह इन्होंने ऐसा किया था, ठीक है। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि 2020 में सेक्स वर्कर्स हैड बिन रिकॉग्नाइज्ड बाय द नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन एज इनफॉर्मल वर्कर्स, ठीक है। इनफॉर्मल वर्कर्स की तरह इनको रिकॉग्नाइज किया गया। अब हमें इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़नी है वो है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन क्या है। अब देखो, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन क्या है? स्टैट्यूटरी पब्लिक बॉडी है, ठीक है। अब ज्यूरिसडिक्शन क्या है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। फर्स्ट एग्जीक्यूटिव कौन है? रंगनाथ मिश्रा। प्रोसीडिंग एग्जीक्यूटिव कौन है? के जी बालकृष्णन। और करंट एग्जीक्यूटिव कौन है? अरुण कुमार मिश्रा। तो क्या नाम याद रखना है आपको? अरुण कुमार मिश्रा वाला नाम याद रख लेना। ये है मिस्टर ए के मिश्रा, अरुण कुमार मिश्रा। अब इनका नाम आपको कैसे याद रखना होगा? ह्यूमन राइट्स जो है, ठीक है, वो अगर आप गन वगैरह यूज़ करोगे तो उससे क्या है, वो वॉयलेट हो जाएंगे, ठीक है। तो एक गन आपको पता होगी, AK-47, ठीक है। तो अरुण कुमार मिश्रा से आप यही याद रख सकते हो, अरुण कुमार मिश्रा ने AK-47 को हटा दिया, ठीक है। तो ये आपके लिए सिंपल हो जाएगा याद करना। नेक्स्ट इसके बाद न्यूज़ है भारत ड्रोन महोत्सव, ठीक है। भारत में एक भारत का जो ड्रोन महोत्सव है, सेलिब्रेटेड इन इंडिया, नेम द भारत ड्रोन महोत्सव ऑन 27 मई 2022। इसमें डेट याद रख लो, कौन से डेट को किया गया था? 27 मई 2022 को, ठीक है, भारत का ड्रोन महोत्सव। अब नेक्स्ट न्यूज़ है स्वच्छ सर्वेक्षण 2023, ठीक है। अब देखो, इसमें पढ़ लो, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, ठीक है, इस मिनिस्ट्री ने किया है स्वच्छ सर्वेक्षण 2023। थीम इनका क्या है? वेस्ट टू वेल्थ फॉर गार्बेज फ्री सिटीज़, ठीक है। सिटीज़ से गार्बेज हटाने के लिए उन्होंने बोला है, एक मिशन चलाया है कि 2023 तक ये चीज़ सही हो जाएगी। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, हम लोग एक बार इसके बारे में पढ़ लेते हैं। अब मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के बारे में हम जानते हैं, ठीक है। ये क्या है? फेडरल मिनिस्ट्री है, एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी ओवर द फॉर्मुलेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन एंड लॉज रिलेटिंग टू हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट इन इंडिया, ठीक है। घर वर से रिलेटेड चीज़ें हैं। अब ऑफिस होल्डर इसके कौन है? हरदीप सिंह पुरी, ठीक है। हरदीप सिंह पुरी कौन है? यूनियन मिनिस्टर है अपने। ये याद रख लेना है आपको कि आप अपने घर में जब आप गृह प्रवेश करते हो तो पूरी सब्जी बना करके खिलाते हो, ऐसे याद रख सकते हो, हरदीप सिंह पुरी, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद न्यू दिल्ली में है इसके हेडक्वार्टर्स, ये तो ठीक है। और मिनिस्ट्री एग्जीक्यूटिव कौन है? दुर्गा शंकर मिश्रा, ठीक है। दुर्गा जी को हम अपने घर में विराजमान करते हैं जब हम अपना घर बनाते हैं, तो उससे आप ये याद रख सकते हो। और इसके अंदर डिपार्टमेंट्स कौन से आते हैं? हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, MBCC, ठीक है। इतना बहुत ज़्यादा डीप में याद करने की ज़रूरत नहीं है, पर हरदीप सिंह पुरी आप याद रख लेना, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है परम पौरुल सुपर कंप्यूटर से रिलेटेड, ठीक है, कि इसको इनॉग्रेट किया गया है किसने? NIT ने, और डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने, एंड द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने। अब हमें इसमें परम पौरुल का नाम याद रखना है, ठीक है। परम पौरुल, अब परम का मतलब क्या होता है? सबसे ऊपर, यानी कि सबसे तेज कंप्यूटर, ठीक है, सबसे तेज सुपर कंप्यूटर। अब देखो, पौरुल का क्या मतलब होता है? पौरुल का मतलब होता है विषय, और इंग्लिश में इसका मतलब होता है सब्जेक्ट। तो ये जो चीज़ें मैंने आपको दिखाई हैं, परम का मतलब सबसे ऊपर और पौरुल, इन दो चीज़ों से आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि इसका आपको नाम कैसे याद रखना है। परम सबसे ऊपर, सब्जेक्ट, ठीक है। और ये जो परम पौरुल है, इट इज़ अ सुपर कंप्यूटर, ठीक है। कंप्यूटर में आप डिफरेंट सब्जेक्ट्स रख सकते हो, ठीक है। आप अलग अलग सब्जेक्ट सेव कर सकते हो, या फिर डिफरेंट सब्जेक्ट आप कंप्यूटर से पढ़ सकते हो, तो उसी से आप परम पौरुल याद कर सकते हो, ठीक है। एंड ऑल्सो पौरुल इज़ अ तमिल वर्ड। नेक्स्ट इसके बाद है विनय कुमार सक्सेना, न्यू लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली, ठीक है। प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद अपॉइंटेड विनय कुमार सक्सेना। अब आपको लेफ्टिनेंट गवर्नर वाला कॉन्सेप्ट आई होप आपको पता होगा, ठीक है। और इनको क्या किया गया है अपॉइंट? प्रेसिडेंट ने विनय कुमार सक्सेना को लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली, ठीक है। अब देखो, ये बहुत ही एक सिंपल नेम है, ठीक है। तो अगर आपके अराउंड कोई विनय हो, ठीक है, या फिर कोई सक्सेना हो,
तो उससे आप याद रख सकते हो कि वो दिल्ली गया है, ठीक है, एंड ही इज़ इन द पोजीशन ऑफ लेफ्टिनेंट गवर्नर। तो इससे आप क्या कर सकते हो, याद कर सकते हो विनय कुमार सक्सेना एज न्यू लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली। नेक्स्ट इसके बाद कॉटन काउंसिल ऑफ इंडिया से रिलेटेड न्यूज़ है कि इट वाज सेटअप बाय द यूनियन गवर्नमेंट। और क्यों सेटअप किया गया, क्योंकि यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स द ऑब्जेक्टिव ऑफ द काउंसिल इज टू रिजॉल्व द इश्यूज रिलेटेड टू कॉटन एंड यार्न, ठीक है, एक काउंसिल सेटअप किया गया है। अब क्योंकि कोई काउंसिल सेटअप किया गया है तो उसके वो कौन होंगे, चेयरमैन कौन होंगे, तो इसमें है सुरेश भाई कोटक। कोटक को आप कैमरा से याद रखते हो, अब उस कैमरे को आप कॉटन का वो पकड़ा पहना दो, या फिर कोटक कॉटन ऐसे भी याद रख सकते हो, ठीक है। सुरेश भाई कोटक कॉटन, और या फिर कोटक का जो कैमरा होता है उसके ऊपर आप कॉटन की कवरिंग चढ़ा सकते हो, तो उससे आपको याद हो जाएगा ये नेम। अब नेक्स्ट है एक फेमस फिल्म के बारे में, ठीक है, जिसका ट्रेलर बहुत यूनियन मिनिस्टर ने ब्रॉडकास्ट किया, मुजीब, ठीक है, इसका नाम है मुजीब। ये आप इसका पोस्टर देख सकते हो, ठीक है, मुजीब। और मुजीब का मतलब है मेकिंग ऑफ द नेशन। अब इसमें क्या है, बांग्लादेश से इंडिया के रिलेशंस के बारे में बात हो रही है, तो इसको आप नेशन में नहीं, इसको आप नेशनल इंटरनेशनल रिलेशंस में भी डाल सकते हो। और इसके जो डायरेक्टर हैं वो श्याम बेंगाल हैं, ठीक है, और क्योंकि बांग्लादेश से है तो आप श्याम बेंगाल याद कर सकते हो। अब इसका ट्रेलर कहाँ पे लॉन्च किया गया, अनुराग ठाकुर, वो कौन है, यूनियन मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, ठीक है, अनुराग ठाकुर। तो आई होप आपको ये नाम याद हो गया होगा, अनुराग ठाकुर का, ठीक है। ये क्या है, यूनियन मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। अब इसको आप याद कर सकते हो राग से। ये जो राग है, बार बार राग गा गा करके आप क्या कर रहे हो, किसी को कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, कुछ ब्रॉडकास्ट कर रहे हो, ठीक है। तो ये हो गया अनुराग ठाकुर। नेक्स्ट इसके बाद न्यूज़ है नवदूत के बारे में। इट इज़ अ डुअल मोड लोकोमोटिव, बैटरी ऑपरेटेड डुअल मोड लोकोमोटिव है, और ये दोनों चीज़ों से चल सकता है, बैटरी से भी चल सकता है और इलेक्ट्रिसिटी से भी चल सकता है। 18 कोचेस और 30 किलोमीटर पर आवर में चल सकता है। अब ये बनाया किसने है, वेस्टर्न सेंट्रल रेलवे। इसकी आप फोटो देखो, ठीक है, वेस्टर्न सेंट्रल रेलवे ने बनाया है इसे। तो आप इसको कैसे याद रख सकते हो, दूत, दूत जो नहीं होते थे पुराने ज़माने में, वो इधर से उधर ले जाते थे या काम करते थे, ठीक है। तो नवदूत, न्यू दूत, ठीक है, न्यू एरा का जो दूत है जो बैटरी वगैरह से चलेगा, उससे आप याद रख सकते हो इसे। नेक्स्ट इसके बाद आप बस एक समिट के बारे में याद रख लेना कि एक समिट ऑफ फॉर डेमोक्रेसी है, और उसमें जो अपना इलेक्शन कमीशन है, ठीक है, वो क्या करेगा, इट विल बी लीडिंग द डेमोक्रेसी कोहॉर्ट ऑन इलेक्शन इंटेग्रिटी। नेक्स्ट इसके बाद याद करने वाली चीज़ है कि गुजरात में प्रोजेक्ट किया जा रहा है, उसको बोलते हैं श्रेष्ठा, ठीक है, श्रेष्ठ नाम रखा गया, सिस्टम रिफॉर्म एंडेवर फॉर ट्रांसफॉर्म्ड हेल्थ अचीवमेंट, ठीक है, हेल्थ से रिलेटेड है, श्रेष्ठा जी, यानी कि गुजरात में है। और ऐसा कुछ याद नहीं रखना है आपको, अगर इसको याद करना है तो इसमें एक नेम याद कर लो कि किसी का नाम श्रेष्ठा है, और आप उसको जी लगा करके कर रहे हो तो आपको गुजरात से याद हो जाएगा। नेक्स्ट इसके बाद है त्रिपुरा के नए चीफ मिनिस्टर बने हैं मानिक साहा। अब हम देखते हैं त्रिपुरा कहाँ पे है। अब हमको त्रिपुरा देखना है तो कैसे याद रखेंगे, ये देखो त्रिपुरा यहाँ पे है, ठीक है, ये किससे कनेक्टेड है, ये बांग्लादेश से अटैच्ड है, बांग्लादेश से कनेक्टेड है और इंडिया में कनेक्टेड है, ठीक है। राइट साइड में इंडिया से कनेक्टेड है, लेफ्ट साइड में बांग्लादेश से कनेक्टेड है, तो ऐसे आपको याद हो जाएगा। तो त्रिपुरा एक ऐसी जगह है जो किससे किससे कनेक्टेड है, बांग्लादेश से कनेक्टेड है और इंडिया से कनेक्टेड है। तो वहाँ जाने का क्या है ना, कभी कभी मन करता है, तो कैसे याद रख सकते हो आप, मानिक साहा, ठीक है, ये मानिक साहा से आप याद रख सकते हो इसका नाम, चीफ मिनिस्टर का नाम हमारे मानिक साहा फ्रॉम त्रिपुरा एज अ चीफ मिनिस्टर ऑफ त्रिपुरा। नेक्स्ट इसके बाद लद्दाख में एक रेयर स्पीशीज ऑफ स्नेक का फॉसिल मिला है, जिससे पता चलता है कि हाँ ये स्नेक जो है ये पहले यहाँ पे था। कौन सा स्नेक है, उसका नाम मैटसोइडे, ठीक है, कि पागल था वो इसलिए मर गया, ऐसे याद रख लेना, मैटसोइडे, ठीक है। इट्स अ रेयर स्पीशीज ऑफ स्नेक। नेक्स्ट इसके बाद उत्तर प्रदेश की न्यूज़ है। रामपुर उत्तर प्रदेश में क्या है, अमृत सरोवर खोला गया, फर्स्ट इन इंडिया, ठीक है, कब 13 मई 2022 को बाय मुख्तार अब्बास नकवी, यूनियन मिनिस्टर फॉर माइनॉरिटी अफेयर्स एंड स्वतंत्र देव सिंह, ठीक है, उत्तर प्रदेश जल शक्ति मिनिस्टर। दो लोगों द्वारा खोला गया है ये, कौन कौन है, एक तो यूनियन मिनिस्टर है किसके, माइनॉरिटी अफेयर्स के, ठीक है, एक छोटी जगह पे खोला है इन्होंने, तो माइनॉरिटी अफेयर्स के मिनिस्टर, और जल शक्ति मिनिस्टर तो जल शक्ति मिनिस्टर स्वतंत्र देव सिंह, उनको याद रखना, स्वतंत्र हैं वो, अपना पानी पी सकते हैं, ऐसे याद रख लेना उनका नाम। कहाँ खोला है अब उन्होंने, कहाँ खोला है उन्होंने खोला है ये रामपुर में, ठीक है, रामपुर।
और रामपुर में एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, यूपी की सबसे बड़ी डिस्टिलरी है, ठीक है, और इसका नाम है अमृत सरोवर, और इट विल हेल्प टू कंजर्व वाटर एंड प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट, ठीक है। और एज सच कुछ इसमें याद रखने जैसा नहीं है। नेक्स्ट इसके बाद है केरला का टोमेटो फ्लू आउटब्रेक, ठीक है। टमाटर आ रहा है, टोमेटिना फेस्टिवल आपको पता होगा, ठीक है, स्पेन में होता है। और ये क्या है, रेयर वायरल डिसीज है ड्यू टू विच ब्लिस्टर शेप लाइक टोमेटोज आर फॉर्म। टोमेटो से नहीं होता है, टोमेटो की तरह दिखता है, इसलिए इसका नाम टोमेटो फ्लू रखा गया है, ठीक है। कहाँ पे है, केरला में है ये। नेक्स्ट इसके बाद है यूनियन मिनिस्टर फॉर माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस ने क्या किया, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर खादी खोला है। कहाँ पे, निफ्ट न्यू दिल्ली में, ठीक है। निफ्ट क्या है, फैशन इंस्टीट्यूट है, और न्यू दिल्ली में है, तो वहाँ पे खोला है। क्यों खोला है, ताकि एक खादी के प्रोडक्ट से नए फैशन के नए डिज़ाइन की चीज़ें बन सकें, उससे क्या होगा कि खादी का सेल ज़्यादा होगा। नेक्स्ट इसके बाद है इंडिया में क्या आई, साइक्लोन आसानी, ठीक है। इसने बहुत कुछ आसान छोड़ा नहीं है, और आसानी इज़ द फर्स्ट साइक्लोन स्टॉर्म ऑफ द सीज़न, इस सीज़न की फर्स्ट साइक्लोन है। और किस कंट्री ने आसानी का नाम दिया गया, श्रीलंका, जिसके पास अब कुछ बचा नहीं है, उसने नाम दे दिया आसानी, ठीक है। उनके लिए नाम देना बहुत आसान नहीं था, पर उन्होंने नाम दे दिया आसानी। और आसानी मीन्स व्रैथ इन सिन्हालीज, ठीक है। उनकी लैंग्वेज में आसानी का मतलब होता है व्रैथ, ठीक है, कि बहुत तबाही लेकर के आई है। तो याद रख लेना, आसानी रैथ, पर यहाँ पे एकदम ऑपोजिट ही नाम चल रहा है उसका। नेक्स्ट इसके बाद है सेंटर ने क्या किया है, पूछा है वेदर एन एनवायरमेंटल इम्पैक्ट स्टडी हैज़ बीन कैरीड आउट बिफोर गिविंग एनवायरमेंटल क्लियरेंस फॉर अ 5-स्टार होटल एट द जॉग डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, ठीक है। देखो ये जॉग फॉल्स है, आप एक बार देखो, ये जॉग फॉल्स है, ठीक है। अब इसमें हमें ये देखना है कि जॉग फॉल्स कहाँ पे है, और इससे रिलेटेड और चीज़ें। अब देखो जॉग फॉल्स कहाँ पे है, श्रावती रिवर लोकेटेड इन वेस्टर्न घाट्स ऑफ सागर, ठीक है। कहाँ पे है, कर्नाटका में है ये रिवर। याद रख लो आप लोग, कौन से रिवर है ये, श्रावती रिवर है, ठीक है। जॉगिंग करने कोई श्रावती या फिर शरारती इंसान गया है, ऐसे याद रख लेना। देन इसके बाद जॉग फॉल्स से रिलेटेड लोकेशन देखो, सागरा तुलुक कर्नाटका में है, और एज सच कुछ इसमें याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो बस इसमें कर्नाटका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको याद रखने की ज़रूरत है। नेक्स्ट इसके बाद है मुख्यमंत्री मुफ्त सीवर कनेक्शन योजना, ठीक है। मुख्यमंत्री मुफ्त सीवर कनेक्शन योजना जो है सीवर कनेक्शन से रिलेटेड है, और एज सच इसमें कुछ याद करने जैसा नहीं है। नेक्स्ट इसके बाद है भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन, ठीक है, कि इंडियन रेलवे IRCTC ने क्या किया है, भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन चलाई है, ठीक है। और ये कौन सी न्यू पॉलिसी के अंडर है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के अंडर है। ऑन 21 जून ट्रेल क्या करेगी, कमेंस इट्स मेडन जर्नी, सबसे पहली जर्नी जो है वो कमेंस करेगी। ऑन विच रूट, अब कौन से रूट पे ट्रेन चलेगी एक बार ये भी देख लेते हैं, कि जिसको घूमने का शौक है वो एक बार देख ले, इससे पता चल जाएगा कहाँ कहाँ चलेगी ये। देखो, ट्रेन विल बी शोकाजिंग ऑल द प्रोमिनेंट प्लेसेस दैट आर एसोसिएटेड विद लॉर्ड रामाज लाइफ, ठीक है, इंक्लूडिंग जनकपुर नेपाल विच इज़ द बर्थ प्लेस ऑफ गॉडेस सीता, ठीक है। और 18 दिन की इसकी जर्नी होगी फ्रॉम सफदरगंज स्टेशन, दिल्ली से चलेगी, बहुत सही बात है। एंड इट विल बी रनिंग ऑन रामायण सर्किट ऑफ द स्वदेश दर्शन स्कीम आप लोग याद रख लो, कौन सी स्कीम है, स्वदेश दर्शन स्कीम, यानी कि अपने देश को आप खुद ही देखो, उस स्कीम के अंडर ये चलेगी ट्रेन। नेक्स्ट इसके बाद है महाराष्ट्र की जीवहाला स्कीम। देखो सारी स्कीम्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, पर ये क्या है, एक डिफरेंट स्कीम है। ये किस चीज़ के लिए है, देखो, महाराष्ट्र डिपार्टमेंट ऑफ प्रिजन्स फॉर द इनमेट्स हु आर सर्विंग सेंटेंस इन वेरियस जेल्स, जेल में जो है बहुत सारे लोग अक्रॉस महाराष्ट्र, उनके लिए है ये, ठीक है। एंड कौन सा बैंक करेगा, महाराष्ट्र स्टेट कॉरपोरेटिव बैंक, ठीक है, बस उससे ही रिलेटेड है और कुछ नहीं है। जीवहाला, ठीक है, जिनका जीवन जो है वो हिल चुका है उनके लिए जीवहाला स्कीम है, ठीक है। ऐसे आपको याद हो जाएगा, जिनका जीवन हिल चुका है जेल जाने से, ठीक है, उनके लिए ये स्कीम है। नेक्स्ट इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं दृष्टि IAS की पॉलिटी एंड गवर्नेंस से, बिकॉज पॉलिटी एंड गवर्नेंस जो है वो भी नेशन से रिलेटेड है, इसीलिए इसको हम इसी टॉपिक पे कवर करेंगे। तो पहली न्यूज़ है इसमें कि इंडिया जो है वो फर्टिलाइज़र चैलेंज को फेस कर रही है, उसमें प्रॉब्लम आ रही है क्योंकि क्या है कि रशिया इन्वेजन ऑफ यूक्रेन वाला जो इशू हुआ था उसकी वजह से, ठीक है। और इंडिया में देखो काफ़ी फर्टिलाइज़र वगैरह जो है वो यूज़ किया जाता है, ठीक है, और 500 LMG ऑफ फर्टिलाइज़र पर ईयर इन द लास्ट 10 ईयर्स, ठीक है, इतना यूज़ किया गया है। तो सेंटर ने क्या किया है, सेंटर्स फर्टिलाइज़र सब्सिडी बिल, ठीक है, एक किया गया है। अब हम उसके बारे में पढ़ते हैं।
फर्टिलाइजर सब्सिडी के बारे में। तो किसमें क्या है, गवर्नमेंट क्या करेगी, पे करेगी सब्सिडी टू फर्टिलाइजर प्रोड्यूसर टू मेक इट्स क्रिटिकल इंग्रेडिएंट इन एग्रीकल्चरल अफोर्डेबल टू फार्मर्स, ठीक है, ताकि फार्मर्स को जो है ये फर्टिलाइजर मिल सके, ठीक है। तो गवर्नमेंट क्या करेगी, पे करेगी। और क्योंकि फर्टिलाइजर जो है वो यूरिया से बनता है तो सब्सिडी ऑन यूरिया भी पे करेगी सेंटर। नेक्स्ट इसके बाद है रेगुलेटिंग डिजिटल न्यूज़ इंटरमीडियरीज। अब देखो इसमें न्यूज़ में क्यों है, कनाडा ने क्या किया, एक बिल इंट्रोड्यूस किया है दैट सीक्स टू मेक इंटरनेट प्लेटफॉर्म सच एज गूगल, फेसबुक पे न्यूज़ पब्लिशर्स फॉर यूज़ ऑफ देयर कंटेंट, ठीक है। उनके कंटेंट के लिए वो क्या करेंगे, इंटरमीडियरीज को पे करना होगा। भले ही वो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हो न्यूज़ का, बट उनको न्यूज़ के लिए पे करना होगा जहाँ से आपको न्यूज़ मिल रही है। तो इससे क्या मिलेगा, इंडिया में एक फेयर रेवेन्यू मिलेगा, ठीक है। अब देखो कनाडा ने जो ऑर्डर किया है उसकी वजह से क्या है, इट विल बी बूस्ट द चांसेस ऑफ इंडियाज न्यूज़ पब्लिशर्स की इंडियन न्यूज़ पब्लिशर्स हैं उनके चांसेस जो है वो बूस्ट हो जाएंगे। देन इसके बाद क्या है, इन दिसंबर 2021 India said that it had no plans to make tech giants such as Facebook and Google pay local publishers, ठीक है। However, later on क्या हो गया, complaint by Digital News Publishers Association उन्होंने डाला किसमें, द कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया में, ठीक है। और उनको बोला कि आप इससे रिलेटेड क्या करो, एक इन्वेस्टिगेशन वगैरह करो कि कितना वगैरह रेवेन्यू वगैरह है वो इंडिया की हेल्प में आ सकता है, ठीक है। अब देखो नीड टू रेगुलेट भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपको जानना, क्योंकि ये क्या है, एक पॉलिसी फॉर्मेशन से रिलेटेड बात हो रही है, ठीक है, कि इंडिया जो है वो वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कनेक्टेड कंट्री है एंड लाइकली बी अ बिग पार्ट ऑफ आवर इकोनॉमी, ठीक है, बहुत इकोनॉमी में हमारी ग्रो करेगी ये। नेक्स्ट इसके बाद एमपी लैड स्कीम है, बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है ये, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहती है, ठीक है। अब देखो इस बार न्यूज़ में क्यों है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने क्या किया है, रिवाइज किया है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम। अब इसमें क्या है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है उनको क्या है, पैसे मिलते हैं, ठीक है, किस लिए मिलते हैं, ताकि वो क्या कर सकें, लोकल एरिया डेवलप कर सकें। तो एक तरह से वो क्या करते हैं, एक लोकल एरिया को डेवलप करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले ये देखते हैं कि ये जो फंड वगैरह आता है वो कहाँ से आता है। ये जो फंड आता है ये हमारी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से आता है, ठीक है। अब कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया कहाँ पे आता है, आर्टिकल 266 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, ठीक है। अब देखो ऑल रेवेन्यूज रिसीव्ड बाय द गवर्नमेंट बाय वे ऑफ टैक्सेस, देखो जितने भी टैक्स आते हैं, इनकम, एक तरह से जो इनकम होती है गवर्नमेंट की जहाँ से भी होती है, ठीक है, तो वो क्या है, गवर्नमेंट कनेक्शन, गवर्नमेंट बिजनेस से रिलेटेड जितने भी इनकम होती है वो क्या होती है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में आती है, ठीक है। और वही जो है कंसोलिडेटेड फंड से क्या है, एमपी लैड स्कीम के लिए पैसे निकलते हैं। अब एमपी लैड स्कीम क्या है ये भी जानना आपके लिए ज़रूरी है। अब देखो इट इज़ अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम विच वाज अनाउंस्ड इन दिसंबर 1993, बहुत पुरानी स्कीम है ये, ठीक है। और इससे क्या है, ये किस लिए प्रोवाइड की गई है, टू इनेबल एमपीज़, ठीक है, एमपीज़ के लिए, टू इनेबल एमपीज़ टू रिकमेंड वर्क्स ऑफ डेवलपमेंट नेचर विद एम्फेसिस ऑन द क्रिएशन ऑफ ड्यूरेबल कम्युनिटी एसेट इन द एरियाज ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। अब देखो ये पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बहुत सिंपली ये है कि आपको एक एरिया लेना है, उसको डेवलप करना है, उसको उसके लिए स्कीम्स बनानी है, ठीक है। और सिंस जून 2016 एमपी लैड फंड कैन ऑल्सो बी यूज फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्कीम्स सच एज स्वच्छ भारत अभियान, ये भी क्या है, लोकल एरिया डेवलपमेंट के लिए यूज़ की जाती हैं ये सारी चीज़ें, ठीक है। अब देखो हाउ एमपी लैड वर्क, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट क्या करते हैं, रिकमेंड करते हैं, यहाँ पे उनकी रिकमेंडेशन होती है लोकल नीड्स से रिलेटेड, और जो डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज़ हैं, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स, डीएम वगैरह जो हैं, ये सैंक्शन करते हैं वर्क्स को, ठीक है, एलिजिबल वर्क्स को। फिर इसके बाद क्या है, फंड आता है, कितना फंड आता है, 5 करोड़ एनुअली फंड आता है, ठीक है, 5 करोड़ प्लस 5 करोड़, 5 साल अगर आपकी ड्यूरेशन है तो आपके पास टोटल 25 करोड़ रुपए आएंगे, ठीक है। और इससे रिलेटेड क्या है, आप आरटीआई वगैरह फाइल कर सकते हो। क्योंकि ये स्कीम पैसों से रिलेटेड है तो इसमें बहुत सारे इश्यूज आते हैं, ठीक है। पहला इशू क्या है, इम्प्लीमेंटेशन लैप्सेस, ठीक है। देखो देयर आर सर्टेन इंस्टेंसेस ऑफ फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट एंड आर्टिफिशियल इन्फ्लेशन ऑफ अमाउंट स्पेंड, यानी कि कोई चीज़ 10 रुपये की है, आप उसको 1000 रुपये का दिखा रहे हो, आर्टिफिशियल इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद है नो स्टैट्यूटरी बैकिंग, ठीक है, कोई भी क्या है, एक स्टैट्यूट नहीं है, इसके पीछे कोई बैकिंग नहीं है, आपने एक स्कीम निकाली है। देन इसके बाद रेगुलेशन मॉनिटर नहीं हो पाता है, ब्रीच ऑफ फेडरलिज्म, ये वाला पोर्शन आप देख लो, बहुत ज़रूरी है। एमपी लैड्स इंक्रोचेज अपॉन द domain of local self-governing institution and thereby violates part 9 and part 9A of the constitution। 73rd and 74th amendment से जो part 9A आया है, ठीक है, उसको ये वायलेट करता है। क्यों, क्योंकि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट से रिलेटेड है, ठीक है, पंचायत एंड म्यूनिसपैलिटी से रिलेटेड है, और वो लोग अपने एरिया में डेवलपमेंट के साथ साथ इनको भी, अगर ये भी आते हैं, एमपीज़ भी आते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स, तो क्या है, इससे फेडरलिज्म की जो स्पिरिट है वो इंक्रोच हो रही है, एंड अलॉन्ग विद दैट डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर भी इंक्रोच हो रहा है।
नेक्स्ट इसके बाद है जम्मू एंड कश्मीर डीलिमिटेशन, ठीक है। डीलिमिटेशन मैं आपको पूरा न्यूज़ बताती हूँ। रिसेंटली कमीशन वॉज सेट अप बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, सबमिटेड इट्स फाइनल रिपोर्ट फॉर द डीलिमिटेशन ऑफ असेंबली एंड पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसीज इन जम्मू एंड कश्मीर। अब सबसे पहले आता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डीलिमिटेशन। डीलिमिटेशन का मतलब होता है द एक्ट और प्रोसेस ऑफ फिक्सिंग लिमिट्स और बाउंड्रीज ऑफ टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज इन कंट्री टू रिप्रेजेंट चेंजेस इन पॉपुलेशन, ठीक है। यानी कि पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग आप टेरिटोरियल बाउंड्रीज जो है आप सेटअप कर रहे हो ताकि क्या हो सके, इलेक्शन प्रोसीजर इजी हो सके, ठीक है। वाई लिमिटेशन, ताकि इक्वल डिवीजन हो सके फेयर पॉपुलेशन का और फेयर इलेक्शंस हो सके, ठीक है। अब देखो वाई वाज द कमीशन सेटअप। जम्मू एंड कश्मीर रिकॉग्नाइजेशन एक्ट 2019 इंक्रीजेज द नंबर ऑफ सीट्स इन द असेंबली, ठीक है। असेंबली में सीट्स बढ़ गई हैं। जम्मू एंड कश्मीर के पास कितनी सीट्स आई हैं, 111 सीट्स आई हैं, 46 इन कश्मीर, 37 in Jammu and 4 in Ladakh, ठीक है। प्लस 24 सीट्स रिजर्व फॉर पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, ठीक है। तो इतना आपको याद रखना है कि कितनी सीट्स आई हैं। 46 कश्मीर में है, कश्मीर में सबसे ज़्यादा है, जम्मू में थोड़ी कम है और लद्दाख में उससे ज़्यादा कम है, ठीक है। और फिर इसके बाद डिलिमिटेशन वॉज सेटअप ऑन 6 मार्च 2020, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। और इट वॉज हेडेड बाय रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई, ठीक है। रंजना, ठीक है। रंजना एक नाम है आपके अराउंड, अगर कोई रंजना प्रकाश या देसाई नाम का कोई है तो उसको जम्मू एंड कश्मीर में इमेजिन कर लो डिलिमिटेशन कमीशन की हेड, ठीक है। एंड इट हैज़ द चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड जम्मू एंड कश्मीर चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर एज द मेंबर एंड जम्मू एंड कश्मीर 5 MPs एज एसोसिएट मेंबर्स। अब देखो इसमें जो चेंजेस आए हैं, ठीक है। द कमीशन हैज इंक्रीज 7 असेंबली सीट्स, 6 इन जम्मू, ठीक है। कितनी हो गई है जम्मू में, जम्मू में 40s में हो गई हैं, 1 इन कश्मीर, 47 हो गई हैं कश्मीर में, यानी कि कुछ सीट्स इंक्रीज हुई हैं। देन इसके बाद है लोकसभा, देयर आर 5 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज। देखो और ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, कश्मीरी पंडित से रिलेटेड है। कमीशन ने रिकमेंड किया है प्रोविजन ऑफ एटलीस्ट 2 members फ्रॉम द कम्युनिटी ऑफ कश्मीरी माइग्रेंट्स, ठीक है। कश्मीरी माइग्रेंट्स या फिर कश्मीरी हिंदूज़ के लिए 2 मेंबर्स के लिए है। और फिर इसके बाद है उन्होंने और भी रिकमेंडेशंस की हैं। शेड्यूल ट्राइब से रिलेटेड है, 9 सीट्स रिजर्व फॉर शेड्यूल ट्राइब्स। एंड अब देखो ये इशू कंट्रोवर्सी में क्यों है। देखो कॉन्स्टिट्यूएंसी बाउंड्रीज आर बीइंग रीड्रॉन ओनली इन जम्मू एंड कश्मीर व्हेन डीलिमिटेशन फॉर द रेस्ट ऑफ द कंट्री हैज़ बीन फ्रोजन अंटिल 2026, यानी कि पूरे कंट्री का डीलिमिटेशन फ्रोजन है, बट जम्मू एंड कश्मीर का क्या है कि रीड्रॉ किया जा रहा है, ठीक है। फिर इसके बाद 2002 में क्या था, द देन जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट amended the Jammu and Kashmir Representation of Peoples Act to freeze the delimitation exercise until 2026. नेक्स्ट इसके बाद है दिस वाज चैलेंज इन जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट्स। फिर इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, बोथ ऑफ विच अपहेल्ड द फ्रीज, फिर फ्रीज अपहेल्ड किया। देन क्या है, ऑल्सो वाइल डिलिमिटेशन एज अ रूल इज कैरीड आउट ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्सेंसस पॉपुलेशन, सेंसस पॉपुलेशन सॉरी, ठीक है। सेंसस के अकॉर्डिंग, पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग जो है डिलिमिटेशन रूल कैरी आउट किया गया है। कमीशन सेड इट वुड टेक सर्टेन अदर फैक्टर्स इनटू कंसिडरेशन फॉर जम्मू एंड कश्मीर इंक्लूडिंग साइज, रिमोट कितना है, क्लोजनेस टू द बॉर्डर। देन इसके बाद है व्हाट इज डिलिमिटेशन। देखो रीड्रॉइंग द लिमिट्स ऑफ द बाउंड्रीज ऑफ टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज। देखो कॉन्स्टिट्यूएंसीज लगाना बहुत ज़रूरी है, सिर्फ टेरिटरी लिखने से काम नहीं चलेगा, ठीक है। और अ प्रोविंस हैविंग अ लेजिस्लेटिव बॉडी एज पर द इलेक्शन कमीशन, ठीक है। इलेक्शन कमीशन के अकॉर्डिंग है। और हु इज इंक्लूडेड इन डिलिमिटेशन कमीशन, ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करते हैं इन कोलैबोरेशन विद द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। अब इसमें कौन कौन रहता है, सुप्रीम कोर्ट जज रहते हैं। इसमें कौन है, रंजना, मिस रंजना देसाई। देन है चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड रिस्पेक्टिव स्टेट इलेक्शन कमिश्नर्स। नेक्स्ट इसके बाद आता है फेमस US रो वर्सेस वेड केस, ठीक है, 1973 का। अब ये न्यूज़ में क्यों है, A leak by political journalism company Politico has revealed that US Supreme Court has decided to overturn Roe versus Wade, the court's landmark 1973 judgment that made abortion a constitutional right. अब देखो रो वर्सेस वेड जो है उसने क्या बोला कि अबॉर्शन जो है कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है और सुप्रीम कोर्ट ने बोला अब हम इसको ओवरटर्न करेंगे, ठीक है। और ये क्या था, लीक हो गया था ये, ठीक है, पॉलिटिको के द्वारा। और रो वर्सेस वेड का जजमेंट इसमें ये है, जजमेंट आपको ऐसे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इसमें बस यही है कि अबॉर्शन जो है आपका लीगल राइट है। बट डिबेट क्या है अबॉर्शन से रिगार्डिंग, देखो अबॉर्शन डिबेट इज़ द ऑनगोइंग कॉन्ट्रोवर्सी, ठीक है, ऑनगोइंग कॉन्ट्रोवर्सी है। एंड देखो in many western countries the sides involved in the debate are the self described pro choice and pro life movements, ठीक है, कि तुम्हारा चॉइस है या फिर उस बच्चे का लाइफ ज़रूरी है, ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। और प्रेजेंट केस क्या है, मिसिसिपी लॉ ऑन अबॉर्शन से रिलेटेड प्रेजेंट केस है। और 2019 में एक और चीज़ बोली गई थी कि हार्ट बीट
abortion law was passed in Mississippi and even more restrictive measures that banned most abortions once fetal cardiac activity could be detected. ठीक है, यानी कि 6 वीक के बाद आप अबॉर्शन नहीं करवा सकते हो, उस चीज़ से रिलेटेड है. और बाकी एज सच इसमें जो है इंपॉर्टेंट, देखो अबॉर्शन लॉज इन इंडिया क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, देखो आईपीसी में अबॉर्शन रिमेन्स अ क्रिमिनल ऑफेंस अंडर सेक्शन 312. ठीक है, 312 के अंडर जो है ये क्या है, किस चीज़ से रिलेटेड है, ऑफेंसेस अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी. ठीक है, उसके अंडर आता है 312 जिसमें अबॉर्शन जो है उसको एज अ क्रिमिनल ऑफेंस बोला गया है. हाउएवर मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 एंड इट्स अमेंडमेंट सिंपली प्रोवाइड्स एन एक्सेप्शन टू द क्रिमिनलाइजेशन. ठीक है, क्या है एक्सेप्शन, देखो ये 312 जो है एक रूल है, जनरल रूल है, तो इसका एक्सेप्शन क्या है, मेडिकल टर्मिनेशन. आप मेडिकली जो है टर्मिनेट कर सकते हो. और कितने वीक्स तक ये जारी है, 20 वीक्स तक. ठीक है, देन इसके बाद और कुछ नहीं है. नेक्स्ट न्यूज़ आती है वर्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की. ठीक है, वर्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स. अब देखो इसमें काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं. ऑन द वर्ड प्रेस फ्रीडम डे 3rd May द 20th एडिशन ऑफ द वर्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स वॉज पब्लिश बाय रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स. ठीक है, इंडिया रैंक 150th अमंग द 180 कंट्रीज. ठीक है, इंडिया की रैंक कितनी आई है, 150वीं आई है 180 कंट्रीज में. अब देखो इससे ये पता चलता है कि हमारे कंट्री में बहुत फ्रीडम नहीं है प्रेस से रिलेटेड. ठीक है, अब देखो वर्ड प्रेस फ्रीडम डे कब किया गया था, देखो वर्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स कब आएगा, वर्ड प्रेस फ्रीडम डे को ही आएगा. और ये डे किसने प्रोक्लेम किया है, यूनाइटेड नेशन असेंबली, जनरल असेंबली इन 1993. ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद क्या एम क्या है इनका, डेवलपमेंट ऑफ अ फ्री इंडिपेंडेंट प्लूरलिस्टिक प्रेस. ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद है PMFE स्कीम. ठीक है, ये प्रधानमंत्री की स्कीम है. अब देखो ये किसने लॉन्च की, नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड. ठीक है, अब ये स्कीम का नाम क्या है, प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस. ठीक है, द मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, उन्होंने साइन किया है एक एग्रीमेंट NAFED. ठीक है, ये क्या है NAFED, नेशनल एग्रीकल्चरल से रिलेटेड है. ये किस चीज़ के लिए इन्होंने किया है, 10 ब्रांड बनाने के लिए ऑफ सिलेक्टेड 20 ODOPs अंडर द ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग कंपोनेंट्स ऑफ PMFME स्कीम. अब देखो PMFME स्कीम क्या है, आत्मनिर्भर अभियान ही चल रहा है. तो मोस्टली अगर आपको नहीं पता है तो आप तुक्का लगा देना, आत्मनिर्भर भारत आत्मनिर्भर अभियान से. ठीक है, और ये क्या काम करता है, इट एम्स टू एनहांस द कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ एग्जिस्टिंग इंडिविजुअल माइक्रो एंटरप्राइजेस, छोटी छोटी इंटरप्राइजेस से रिलेटेड है ये. ठीक है, देन अब इस स्कीम ने क्या अडॉप्ट किया है, द 1 district 1 product अप्रोच टू रीप द बेनिफिट्स ऑफ स्केल इन टर्म्स ऑफ प्रोक्योरमेंट ऑफ इनपुट्स अवेलिंग कॉमन सर्विसेज एंड मार्केटिंग ऑफ प्रोडक्ट्स. ठीक है, अब इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ हमें याद रखनी होगी NAFED के बारे में. ठीक है, नेशनल एग्रीकल्चरल से रिलेटेड जो ये ऑर्गेनाइजेशन है, ये ऑर्गेनाइजेशन है ऑफ मार्केटिंग कोऑपरेटिव्स फॉर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस इन इंडिया. ठीक है, इंडिया के एग्रीकल्चर प्रोड्यूस से रिलेटेड है ये. और नेक्स्ट इसके बाद है 2 अक्टूबर को फाउंड की गई थी 1958. 2 अक्टूबर यानी कि गांधी जयंती के दिन एग्रीकल्चर की एक ऑर्गेनाइजेशन फाउंड की गई थी 1958 में. ठीक है, एंड NAFED इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोक्योरमेंट एज वेल एज मार्केटिंग एजेंसीज फॉर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स. एज सच इसमें और कुछ याद नहीं रखना है. देन इसके बाद है सेडिशन लॉ के बारे में. ठीक है, अब देखो सेडिशन लॉ न्यूज़ में क्यों है, Government has sought more time to submit its written response to petitions challenging the constitutional validity of section 124A of the IPC. सेडिशन का 124A आप सेक्शन कैसे याद रख सकते हो IPC का. ठीक है, अब इसको ऐसे याद रख लो, 1 2 का 4 4 2 का 1. ठीक है, तो 1 2 का 4 कर दोगे आप तो आप कुछ गलत बोल रहे हो, आप सेडिशन कर रहे हो. ठीक है, 124A लगा दो आप बाद में. ठीक है, और देखो इन द ईयर 2021 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैड क्वेश्चंस व्हाई अ कॉलोनियल लॉ यूज्ड अगेंस्ट महात्मा गांधी एंड बाल गंगाधर तिलक कंटिन्यूड टू सर्वाइव. एक बहुत पुराना लॉ है और उसको तुम अभी भी क्यों सर्वाइव कर रहे हो. तो चीफ जस्टिस हैड सेड सेडिशन और सेक्शन 124A ऑफ द IPC वाज प्रोन टू मिसयूज बाय द गवर्नमेंट. यानी कि गवर्नमेंट ने इसका बहुत मिसयूज़ किया है और इसको आप अभी यूज़ क्यों कर रहे हो. अब हिस्ट्री में एक चीज़ ये देखो कि ये लॉ किसने फ्रेम किया था, थॉमस मैकेले. ठीक है, और ये क्या है, ब्रिटिश हिस्टोरियन पॉलिटिशियन है, बट वॉज ओमिटेड व्हेन द इंडियन पीनल कोड वॉज इनैक्टेड इन 1860. तो इससे रिलेटेड रिसेंट डेवलपमेंट क्या है, फरवरी 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, प्रोटेक्ट किया एक पॉलिटिकल लीडर एंड 6 सीनियर जर्नलिस्ट फ्रॉम अरेस्ट फॉर एलिजिडली ट्वीटिंग एंड शेयरिंग अनवेरीफाइड न्यूज़ इन मल्टीपल सेडिशन FIRs रजिस्टर्ड अगेंस्ट देम. ठीक है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है कि देखो अब ये क्या है, एक बहुत पुराना लॉ है. ठीक है, इट इज़ अ रेलिक ऑफ कॉलोनियल एरा और ये हमारे बहुत बड़े बड़े लोगों के अगेंस्ट यूज़ किया गया था इस लॉ को.
तो इसको हटाने की ज़रूरत है और इसको बहुत स्ट्रिक्ट फॉर्म में यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब देखो, एक केदारनाथ सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का केस था, ठीक है। लिमिटेड एप्लीकेशन ऑफ सेडिशन टू एक्ट्स इन्वॉल्विंग इंटेंशन और टेंडेंसी टू क्रिएट डिसऑर्डर और डिस्टर्बेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर और इंसाइटमेंट टू वायलेंस, यानी कि इंटेंशन वगैरह देखा जाएगा, ठीक है, तभी आप सेडिशन लॉ यूज़ कर सकते हो। ये नहीं कि किसी ने कुछ भी बोल दिया और आप कहीं भी कुछ भी यूज़ कर लो, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद और भी डेवलपमेंट था। जून 21 में सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, 2 तेलुगु लैंग्वेज न्यूज़ चैनल्स को फ्रॉम कोर्सिव एक्शन बाय द आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट, उनको प्रोटेक्ट किया। देन इसके बाद जुलाई में 2021 में अ पिटिशन वॉज फाइल्ड इन सुप्रीम कोर्ट दैट सॉट अ रीलुक इनटू सेडिशन लॉ, ठीक है। पिटिशन फाइल की गई है कि आप इस लॉ को देखो, इसको समझो, ठीक है। और आर्टिकल 19(1)(a) को बचाओ एंड कॉजेज कॉन्स्टिट्यूशनली इम्पर्सिबल चिलिंग इफेक्ट ऑन स्पीच, ठीक है। एक ये पूरा पैराग्राफ है, इसको पढ़ लेना। द कोर्ट रूल्ड दैट अ स्टैट्यूट criminalizing expression based on unconstitutionally vague definitions of disaffection towards government, क्या है, disaffection towards government cause हो रही है एक्सेट्रा, is an unreasonable restriction on the fundamental right to free expression, यानी कि reasonable restrictions जो होती हैं, ठीक है, बट ये क्या है, unreasonable restriction है और क्या कॉज कर सकता है, impermissible chilling effect on speech। नेक्स्ट इसके बाद झारखंड से रिलेटेड एक न्यूज़ है कि झारखंड के देखो, इलेक्शन कमीशन ने एक नोटिस इशू किया झारखंड के सीएम को। किसको? झारखंड के सीएम को, कि आप ऑफिस ऑफ प्रॉफिट हेल्ड कर रहे थे जब आपने माइनिंग लीज खुद को दे दी, ठीक है। एंड द चीफ मिनिस्टर इज एक्सक्यूज्ड ऑफ वायलेटिंग अ प्रोविजन ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, ठीक है। आप पीपल को रिप्रेजेंट कर रहे हो तो उसी के एक्ट का आप वायलेट कर रहे हो। अब देखो, कॉन्सेप्ट ऑफ ऑफिस ऑफ प्रॉफिट याद करना बहुत ज़रूरी है, इसी की आपकी क्वेश्चन मैपिंग होगी, ठीक है। एमपीज और एमएलएज, ठीक है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर, होल्ड द गवर्नमेंट अकाउंटेबल फॉर इट्स वर्क, ठीक है, वो अकाउंटेबल है, एंड इट्स लेजिस्लेचर होल्ड एन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर द गवर्नमेंट, ठीक है। आप गवर्नमेंट के अंडर, ठीक है, डिस्क्वालीफाई हो जाओगे अगर आप गवर्नमेंट का के अंडर वर्क करते हो और ऑफिस ऑफ प्रॉफिट हेल्ड करते हो, एंड दे माइट बी ससेप्टेबल टू गवर्नमेंट इन्फ्लुएंस, यानी कि अगर आप गवर्नमेंट हो तो आप किसी और के द्वारा आप कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं हेल्ड कर सकते। अगर आप कोई और ऑफिस ऑफ प्रॉफिट हेल्ड कर रहे हो यानी कि आप किसी और के अंडर में हो, ठीक है, पीपल के अंडर में नहीं हो। नेक्स्ट इसके बाद है, देखो, इंटेंट इसका बहुत ज़रूरी है। इंटेंट इज दैट देयर शुड बी नो कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द ड्यूटीज़ एंड इंटरेस्ट, ठीक है। आपका जो कर्म है, आपकी जो ड्यूटीज़ हैं और आपको जो इंटरेस्ट है कि आप किसी और के अंडर काम कर रहे हो, तो उसके बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए। यही इसका बेसिक मुद्दा है। अब कॉन्स्टिट्यूशन रिलेट क्या करता है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट से? अंडर आर्टिकल 102, 102 और 191 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, एन एमपी और एन एमएलए, ठीक है, और एन एमएलसी इज बार्ड फ्रॉम होल्डिंग एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। ये आर्टिकल्स आपको याद रखना है, 102 और 191, ठीक है। जुडिशरी एस्पिरेंट्स को तो ये याद रखना ही रखना है, ठीक है, कि 102 के अंदर और 191 के अंडर आप एमपीज, एमएलएज और एमएलसी, ठीक है, उनको आप दे आर बार्ड टू होल्ड एन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। अब क्योंकि हम जुडिशरी की भी प्रिपरेशन इस वीडियो से कर रहे हैं, तो इसमें हम इंपॉर्टेंट चीज़ें आप क्या याद रखोगे कि देखो, कुछ सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स आए थे, ठीक है। सबसे पहला है, चीफ मिनिस्टर विल बी डिस्क्वालीफाइड अंडर सेक्शन 9 ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट इन व्यू ऑफ 3 जजमेंट्स। कौन से 3 जजमेंट्स हैं? सबसे पहला तो क्या है, सीवीके राव वर्सेस देंतु भास्कर राव, ठीक है। इन्होंने तो डायरेक्टली बोला कि माइनिंग लीज आप डज नॉट अमाउंट टू कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन बेंच सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, इन द केस ऑफ सीवीके राव वर्सेस भास्कर राव, माइनिंग लीज डज नॉट अमाउंट टू कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स। नेक्स्ट इसके बाद 3 जज बेंच, ठीक है, ऑफ एपेक्स कोर्ट इन द केस ऑफ करतार सिंह भडाना वर्सेस हरि सिंह नलवा, इन्होंने भी क्लियर कर दिया कि माइनिंग लीज डज नॉट अमाउंट टू एग्जीक्यूशन ऑफ अ वर्क अंडरटेकन बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का ये काम नहीं है, तुम इसको नहीं दे सकते हो, ये पर्सनल काम है, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद है, इवन इफ सीएम इज डिस्क्वालीफाइड बाय एनी अथॉरिटी ही कैन चैलेंज इट इन हाई कोर्ट, ठीक है, हाई कोर्ट में आप चैलेंज कर सकते हो। अंडर आर्टिकल 164(4) 1 पर्सन कैन बी अ मिनिस्टर फॉर 6 months विदाउट बीइंग अ मेंबर, ठीक है। अब सीएम इज डिस्क्वालीफाइड बाय एनी अथॉरिटी एंड ही कैन चैलेंज इट इन हाई कोर्ट। देखो, ये बहुत सारी चीज़ें आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, बस ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के आर्टिकल्स किस में आते हैं, 102 और 191 में, वो याद रखने की जरूरत है। कुछ केसेस आए थे, करतार सिंह वाले केस, ठीक है, ये केस आज सच याद रखने की जरूरत नहीं है, बट अगर कहीं आ गए तो आपको एक तरह से याद रहेगा कि हाँ, ये चीज़ आपने यहाँ पढ़ रखी थी। नेक्स्ट इसके बाद हम छोटा सा ही पढ़ेंगे इसके बारे में, भारत टैप स्कीम इनिशिएटिव, टैप कैसा भी बोल दो, ये प्लम्बेक्स इंडिया एग्जीबिशन से रिलेटेड है और ये प्लम्बिंग, वाटर एंड सैनिटेशन इंडस्ट्री से रिलेटेड है। बस इतना ही याद रखना है आपको। नेक्स्ट इसके बाद हम विजन आईएएस की भी पॉलिटी एंड गवर्नेंस विद रिस्पेक्ट टू नेशन कर लेंगे। इससे क्या हो जाएगा, हमारा सारा एक तरह से प्रिपेयर हो जाएगा, कोई भी चीज़ नहीं छूटेगी।
तो सबसे पहला इशू है कि रिफॉर्म्स चाहिए 7th शेड्यूल में। सबसे पहले हम देखते हैं कि 7th शेड्यूल, पहले देखते हैं रिसेंटली न्यूज़ में क्यों है। कई सारे एक्सपर्ट्स ने बोला है कि 7th शेड्यूल को क्या है, कुछ रिविजिट किया जाए। अब देखो 7th शेड्यूल क्या है। हालांकि 7th शेड्यूल की जर्नी ये दी गई है कि इंडियन काउंसिल्स एक्ट में क्या किया गया था कि प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल विच हैड सब्सटैंशियल इंडियन रिप्रेजेंटेशन। मतलब 7th शेड्यूल किस चीज़ से रिलेटेड है, डिवीजन ऑफ पावर से रिलेटेड है। लिस्ट 1 जो है वो यूनियन लिस्ट है, लिस्ट 2 जो है वो स्टेट लिस्ट है, और लिस्ट 3 जो है वो है कॉन्करेंट लिस्ट। ठीक है, इसमें सारी चीज़ें आ जाती हैं। लिस्ट 1 में भी कई सारी चीज़ें हैं, लिस्ट 2 में भी कई सारी चीज़ें हैं। ठीक है, अलग अलग लिस्ट में अलग अलग नंबर ऑफ चीज़ें हैं। सबसे ज़्यादा है यूनियन लिस्ट में। ठीक है, 100 आइटम्स हैं और 97 पहले थे। अब देखो नीड क्यों है 7th शेड्यूल को विजिट करने की, क्योंकि आर्केइक है, पुराना है। ठीक है, सर्विस डिलीवरी सिटीजन जो है वो इंक्रीजिंगली डिमांड करते हैं एफिशिएंट डिलीवरी ऑफ पब्लिक गुड्स। सेंट्रलाइजेशन की वजह से, डोमिनेंट पोजीशन ऑफ सेंटर की वजह से, कि सेंटर की जो है वो थोड़ी सी डोमिनेंट पोजीशन है, एंड और भी बहुत सारे रीजन से कॉन्फ्लिक्ट वगैरह होते हैं। अब देखो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें याद करनी है वो 7th शेड्यूल को अमेंड कैसे किया जाएगा। ठीक है, प्रोसीजर। अब प्रोसीजर फॉर अमेंडिंग 7th शेड्यूल क्या है, इट कैन बी अमेंडेड एज प्रोवाइडेड अंडर आर्टिकल 368। ठीक है, 368 जो है वो अमेंडमेंट से रिलेटेड है, एंड इट रिक्वायर्स स्पेशल मेजॉरिटी। ठीक है, कौन सी मेजॉरिटी चाहिए, स्पेशल मेजॉरिटी। वो क्या होती है, मेजॉरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ हाउस, यानी कि हाउस में अगर 500 लोग हैं तो टोटल मेंबरशिप होनी चाहिए वहाँ पे। ठीक है, और उनमें जब वोट हो, ठीक है, तो उनमें मेजॉरिटी होनी चाहिए बाय अ मेजॉरिटी ऑफ नॉट लेस देन 2/3 ऑफ द मेंबर्स ऑफ द हाउस प्रेजेंट इन वोटिंग। ठीक है, वहाँ पे जितने मेंबर्स प्रेजेंट हैं उनकी मेजॉरिटी होनी चाहिए 2/3। ठीक है, 2/3 की मेजॉरिटी होनी चाहिए, एंड ऑल्सो द कंसेंट ऑफ हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर बाय अ सिंपल मेजॉरिटी। तो 2 चीज़ें चाहिए स्पेशल मेजॉरिटी में। पहला तो क्या है, उधर पार्लियामेंट के हाउस की भी मेजॉरिटी चाहिए 2/3 से, और क्या चाहिए, 1/2 से कंसेंट चाहिए स्टेट लेजिस्लेचर की। तो ये चीज़ याद रखनी है आपको, ये हाफ वाली और 2/3 वाली। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद क्या है, अदर प्रोविजंस दैट कैन बी अमेंडेड इन सच मैनर आर इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एंड इट्स मैनर, एक्सटेंट ऑफ। अब देखो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर इसके बाद कुछ डॉक्ट्रिन्स हैं, आप वो डॉक्ट्रिन्स अलग से पढ़ लीजिएगा। एंड लास्टली क्या आ जाता है, वे फॉरवर्ड। ठीक है, कि इट में कंसिस्ट ऑफ एमिनेंट लॉयर्स एंड जूरिस्ट विद एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस टू एग्जामाइन द एंट्रीज ऑफ द लिस्ट। अब देखो इसका महत्व क्या है, लिस्ट 1 में और लिस्ट 2 में जो अलग अलग चीज़ें हैं, लिस्ट 1 और लिस्ट 2 में और लिस्ट 3 में, अगर देखो अगर स्टेट को सर्टेन पावर्स दी जाती हैं तो स्टेट अपने हिसाब से अपने लोकल एरिया को डेवलप कर सकते हैं। उस चीज़ से रिलेटेड ये सारी लिस्ट। ठीक है, इसीलिए अलग अलग लॉयर्स और एडमिनिस्ट्रेटर्स को ये देखेंगे जब कि कौन सी लिस्ट में क्या होना चाहिए, तो उससे क्या हो जाएगा, एक बेटर डिवीजन ऑफ पावर्स हो जाएगी। ठीक है, अब इसमें कुछ रिकमेंडेशंस आई थी, सरकारिया कमेटी रिकमेंडेशन, उन्होंने 1998 में एक रिपोर्ट दी थी। एंड देखो अब सरकारिया कमेटी रिकमेंडेशंस देखना, रेसिडुअरी पावर्स टू बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम द यूनियन लिस्ट टू द कॉन्करेंट लिस्ट एक्सेप्ट फॉर द रेसिडुअरी पावर टू इम्पोज टैक्सेस विच शुड बी रिटेन्ड इन द यूनियन लिस्ट। एंड नेक्स्ट है स्टेट शुड बी कंसल्टेड बाय द सेंटर, यानी कि स्टेट को क्या है, कंसल्टेशन लेनी चाहिए सेंटर को जब वो लोग कॉन्करेंट लिस्ट में करें, और ट्रांसफर ऑफ यूनियन लिस्ट टू द कॉन्करेंट लिस्ट रेसिडुअरी पावर से रिलेटेड है। 2 चीज़ें हैं सरकारिया कमेटी की रिपोर्ट में। तो इसी के साथ हमारे ये जो है ये 7th शेड्यूल वाला पोर्शन कंप्लीट होता है। इससे आपको इजीली क्या मिलेगा कि आप एक देख सकते हो कि क्या क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, और कनेक्ट कर सकते हो और मैपिंग कर सकते हो क्वेश्चंस की, तभी हम लोग ये सारा पोर्शन कवर कर रहे हैं, हिस्टोरिकल पोर्शन। नेक्स्ट है डेथ पेनाल्टी और कैपिटल पनिशमेंट। अब ये न्यूज़ में क्यों है, सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो ओपनड अ रिव्यू ऑफ द प्रोसेस बाय विच कोर्ट्स अवॉर्ड द डेथ पेनाल्टी। सुओ मोटो यानी कि खुद से, किसी ने कुछ और नहीं किया है। अब डेथ पेनाल्टी के बारे में क्या है, कैपिटल पनिशमेंट है। ठीक है, इससे आपको क्या है, मतलब एक तरह से आपकी लाइफ खत्म हो जाती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको अंडर राइट टू लाइफ के अंडर रिविजिट किया होगा। अब देखो बाय एंड ऑफ 2021 488 प्रिजनर्स वर ऑन डेथ रो इन इंडिया। ठीक है, ये वाली लाइन है, under serious offence with introduction proposal of more laws with death penalty such as Punjab and Madhya Pradesh introduced death penalty for causing deaths by superious liquor। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद 1980 में एक बच्चन सिंह वाला केस आया था, बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। उसने सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया था, अपहेल्ड द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ डेथ पेनाल्टी ड्यू टू बिल्ट इन रीजनेबल प्रोसीजरल सेफगार्ड्स एंड इट्स प्रोसीजर विच इज नीदर आर्बिट्ररी नॉर गिव्स एक्सेसिव डिस्क्रिशन टू जजेस। ठीक है, बच्चन सिंह से रिलेटेड एक केस आया था डेथ पेनाल्टी वाला, ये याद रखना है आपको। एंड वी कैन सी कि काफ़ी सारे आर्ग्यूमेंट्स हैं जो डेथ पेनाल्टी को सपोर्ट करते हैं, बट बहुत सारे एथिकल इश्यूज़ हैं जो कि डेथ पेनाल्टी से रिलेटेड है कि आपको डेथ पेनाल्टी नहीं लेनी चाहिए, है ना। तो उससे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें हैं। देन नेक्स्ट इसके बाद प्ली से रिलेटेड बात आती है, मर्सी प्ली से रिलेटेड आप देख लो एक बार, गवर्नर 161 में दे सकता है। ठीक है,
और आर्टिकल 72 में कौन है, प्रेसिडेंट से रिलेटेड है। देन मर्सी पिटिशन से रिलेटेड इंपॉर्टेंस की बात की गई है और वे फॉरवर्ड, ठीक है। देखो डेथ पेनाल्टी एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सप्रेशन ऑफ स्टेट है डिमांडिंग ट्रस्ट एंड ट्रांसपेरेंसी इन इट्स यूज़। रिसेंट गाइडलाइंस हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने दी हैं सुओ मोटो से ऑन प्रॉपर कंसिडरेशन ऑफ मिटिगेटिंग सर्कमस्टांसेस ऑफ अक्यूज फेसिंग डेथ पेनाल्टी एट द ट्रायल स्टेज इटसेल्फ इज अ स्टेप टू ब्रिंग प्रोसीजरल फेयरनेस एंड ऑब्जेक्टिविटी वाइल अप्लाइंग बच्चन सिंह टेस्ट, ठीक है। बच्चन सिंह में एक टेस्ट दिया गया था, तो उसको कैसे अप्लाई करना है, फेयरनेस और ऑब्जेक्टिविटी से अप्लाई करके आपको डेथ पेनाल्टी देनी है। देन नेक्स्ट इसके बाद सेडिशन लॉ से रिलेटेड है 124A, वो हम लोग ऑलरेडी विजिट कर चुके हैं, ठीक है। और वे फॉरवर्ड से रिलेटेड आपको अगर देखना है तो देख लो, सेडिशन लॉ अदर कंट्रीज़ में कैसा है वो भी एक बार देख लो। बट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट तो है, देखो, ठीक है, लॉ के पर्सपेक्टिव से, सारे पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। बट बहुत ज़्यादा है इसमें पढ़ने को और मैं शॉर्ट में आपको इसमें बता नहीं पाऊँगी, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद है न्यूज़ इन शॉर्ट न्यूज़ है, ये सारी कर लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट टू हैव फुल स्ट्रेंथ ऑफ 34 जजेस, कि सुप्रीम कोर्ट में क्या होगा, ऑल सैंक्शन सील्स फिल्ड दैट इज़ 34 आफ्टर मोर देन 2 ईयर्स, ठीक है। 2 ईयर्स के बाद फाइनली सारी सीट्स जो है वो भरी हैं। नेक्स्ट इसके बाद क्या है, अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट अपॉइंट कैसे होते हैं, बाय प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल 124। एंड कॉलेजियम सिस्टम भी इवॉल्व हुआ है विद द 3 जजेस केस, वो 3 जजेस केस भी आप लोग एक बार देख लेना, बट इसके रिलेशन में नहीं है। देन इसके बाद है प्रेसिडेंशियल पोल 2022, ठीक है, कि प्रेसिडेंट इलेक्शन होना है इस बार का, तो प्रेसिडेंशियल पोल से रिलेटेड है। अब देखो इसमें वैल्यू ऑफ वोट ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इज लाइकली टू गो डाउन टू 700 फ्रॉम 708, ठीक है। उसके बारे में है कि वैल्यू ऑफ वोट उनकी कम होगी। अब आप वैल्यू ऑफ वोट और कैसे प्रेसिडेंशियल पोल होते हैं उसको एक बार पढ़ लीजिएगा, तो आपको ये चीज़ जो है अच्छे से समझ में आ जाएगी। देन इसके बाद है इंटर स्टेट काउंसिल से रिलेटेड, सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ रिकॉन्स्टिट्यूटेड इंटर स्टेट काउंसिल, ठीक है, यानी कि प्रेसिडेंट ने अंडर आर्टिकल 263 इस्टेब्लिश किया है काउंसिल एंड ऑल्सो ऑथराइज टू डिफाइन द नेचर ऑफ ड्यूटीज टू बी परफॉर्म बाय सच काउंसिल्स, ठीक है। कौन से आर्टिकल में काउंसिल है, आर्टिकल 263, यानी कि 3 2 6 होता है, ये आपको क्या है, एक काम पड़ रहा है, ठीक है। तो इसको आप काम को कैसे करोगे, एक काउंसिल बना करके करोगे, ठीक है। 3 2 6, अब आप 326 या 362 ऐसे मत लिखना है, 263 है, ठीक है, 263। नेक्स्ट इसके बाद और इसमें नहीं है। फिर इसके बाद क्या है, तिरुवनंतपुरम डिक्लेरेशन से रिलेटेड है, फर्स्ट नेशनल वुमेन लेजिस्लेटर्स कॉन्फ्रेंस इन केरला कंक्लूडेड विद द अडॉप्शन ऑफ तिरुवनंतपुरम डिक्लेरेशन, ठीक है। अब आपको क्वेश्चन आ सकता है कि ये डिक्लेरेशन है क्या, ठीक है। इसमें क्या है, लेमेंस द लॉन्ग पेंडिंग वुमेन्स रिजर्वेशन बिल, ठीक है, वुमेन रिजर्वेशन बिल से रिलेटेड है फॉर 33% रिजर्वेशन ऑफ वुमेन इन लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटर। ये बहुत टाइम से पेंडिंग था, ठीक है, वुमेन रिजर्वेशन से रिलेटेड पार्लियामेंट में। नेक्स्ट इसके बाद है जम्मू एंड कश्मीर डिलिमिटेशन एक्सरसाइज कंक्लूड्स है, पैनल साइंस फाइनल ऑर्डर, पैनल ने फाइनल ऑर्डर दे दिया है, सीट्स बढ़ा दी हैं अलग अलग जगह की, ठीक है। अब जम्मू और कश्मीर दोनों की 40s में सीट्स आ चुकी हैं, ठीक है। और इंक्रीज़ कितनी हुई हैं, यूनियन टेरिटरी की सीट 83 से 90, ठीक है, इतनी सीट्स इंक्रीज़ हुई हैं। और कौन सा आर्टिकल इससे रिलेटेड है, आर्टिकल 82 पार्लियामेंट इनैक्ट्स अ डिलिमिटेशन एक्ट आफ्टर एवरी सेंसस, ठीक है। ये क्या है, आर्टिकल 82 है, पार्लियामेंट इनैक्ट करता है डिलिमिटेशन। नेक्स्ट इसके बाद क्या है, आर्टिकल 170 डील्स विद कॉम्पोजिशन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज, ठीक है। तो 2 आर्टिकल्स है इसमें, 82 और 170। नेक्स्ट इसके बाद आता है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991। अब इसमें प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 से रिलेटेड क्या है, इट प्रोहिबिट्स कन्वर्जन ऑफ एनी प्लेस ऑफ वर्शिप एंड टू प्रोवाइड फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द रिलीजियस कैरेक्टर ऑफ एनी प्लेस ऑफ वर्शिप एट इज एग्जिस्टेड ऑन द 15th day of August 1947। अब ये क्यों आया, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि प्रोविजंस ऑफ द एक्ट शैल नॉट अप्लाई टू राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद केस। पर ये केस क्यों आया, क्योंकि अभी रिसेंटली एक केस हुआ था, वो था ज्ञानवापी मस्जिद से रिलेटेड, जहाँ पे हमें शिवलिंग मिली थी। तो उससे रिलेटेड है कि जो कोई भी प्लेस ऑफ वर्शिप जो है वो कन्वर्ट नहीं होगी अगर वो 15th August 1947 में जैसी थी वैसी ही रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद है गवर्नमेंट फ्लैग लो स्कोर इन वर्ल्ड बैंक्स वर्ल्ड वाइड गवर्नेंस इंडिकेटर। अब देखो इंडिया का लो स्कोर हर जगह है, ठीक है, प्रेस इंडेक्स पे है, हर जगह ही है। तो ये वर्ल्ड बैंक WGI क्या है, गवर्नेंस इंडिकेटर्स। इसमें दीज डाटा सोर्स इंक्लूड द थिंक टैंक, सर्वे एजेंसीज एंड इंटरनेशनल मीडिया सच एज फ्रीडम हाउस, कि कैसा है तुम्हारा इंडिया का गवर्नेंस, उससे रिलेटेड है, ठीक है। और इंडिया की रैंक क्या रही है, देखो इंडिया की रैंक क्या हो गई है, एक तो इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट शोड इंडियाज रैंक फेल फ्रॉम 27 इन 2014 टू 51, ठीक है। बहुत सारी जगह रैंक इसकी कम हुई है। एंड ग्लोबल हंगर इंडेक्स में कितनी है, 101 से 101 हो गई है। 116 कंट्रीज़ में तुम्हारी 101 है।
तो ये आप देख लो 6 डायमेंशंस ऑफ गवर्नेंस हैं WGI के, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद है वर्डप्रेस फ्रीडम इंडेक्स। इसको हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं वर्डप्रेस फ्रीडम इंडेक्स, बट इसमें शॉर्ट में है तो इसको एक बार कवर कर लेते हैं। इसमें क्या है, रिलीज बाय रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, ठीक है। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, आपने डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स बहुत जगह देखा होगा कि डॉक्टर्स अपनी जगह से दूसरी जगह जा करके बहुत हार्ड कंडीशंस में रह करके सर्विस प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। वैसे ही ये भी एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। और इन्होंने क्या हाईलाइट किया, डिग्री ऑफ फ्रीडम दैट जर्नलिस्ट, न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशंस एंड नेटिजन्स हैव इन ईच कंट्री। रैंकिंग्स कैसे बेस्ड होती हैं, 0 to 100 होती हैं, 100 बीइंग द बेस्ट पॉसिबल स्कोर्स आता है। और इंडिया क्या है, इंडिया स्लिप्ड 8 places to 150 in 2022 WPFI फ्रॉम लास्ट ईयर्स 142 रैंक आउट ऑफ 180 कंट्रीज। इंडिया की रैंक हर जगह खराब ही होती जा रही है, 150 रैंक आई है इसकी 180 कंट्रीज़ में। तो इसी के साथ हमारे ये 4 मैगजीन्स का एक वीडियो कंप्लीट होता है जिसमें हमने नेशनल न्यूज़ के बारे में कवर किया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब, क्योंकि आगे भी ऐसी बहुत सारी वीडियोस आती रहेंगी जो आपकी यूपी PCS, जुडिशरी, UPSC वगैरह में हेल्प करेंगी। स्टेट PCS के लिए बहुत ज़्यादा किफ़ायती रहेगी ये वीडियो। तो तब तक के लिए थैंक यू एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो।